हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई मेरे यकीनियंस? कितना कितना सर, कितना अभी टेस्ट बीता है, कैसा लग रहा है टेस्ट देके? 4 चैप्टर सर अभी स्टार्ट हुई है, अब तो कहानी शुरू हुई है। बोलते ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वैसी अभी अपनी पार्टी शुरू हुई है। अब तो सर चैप्टर्स पे चैप्टर्स बदलते जा रहे हैं, और साथ में साथ आपके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन का स्टाइल, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा होगा। जिन लोगों के अंदर थोड़ी भी कुछ भी अगर नेगेटिविटी आ रही हो बेटा, आज से और अभी से बता रहा हूं, क्योंकि ना अब धीरे धीरे टाइम जैसे 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 ही साल बदलेगा, पूरा का पूरा सारा सारा सिनेरियो बदल जाएगा। अगर अभी आपका बैकलॉग हो गया है तो खत्म करो, एक डेट फिक्स करो। आज अगर अपने पास बैकलॉग हो गया तो 10 दिन का, 15 दिन का एक टारगेट लो, जी जान लगा दो, बैकलॉग खत्म करो। क्योंकि सर चैप्टर्स तो जाएंगे आगे, सिलेबस भी आगे जाएगा। आप साथ में करोगे, आप साथ में फाइट करोगे, सबके साथ आप भी ऊपर आओगे। अगर आप सोचोगे नहीं यार मैं बाद में करूंगा, हमेशा परेशान रहोगे। पहला लेक्चर है, बहुत सारे लोग जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है इधर से उधर स्विच करते रहते। अगर आप उनमें से एक हैं तो भैया आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप हो सकता है मेरे से पहली बार मिल रहे हो तो इसलिए बता रहा हूं, हमारी क्लास में रिवीजन कराने का रिवीजन भी चलता रहता है, साइड बाय साइड क्वेश्चंस चलते ही रहेंगे, क्वेश्चंस आपके लाइफ में आते ही रहेंगे, और सर चैप्टर भी चलता रहेगा। हर एक क्लास में हमें ये चीजें ऑब्जर्व करनी है, ट्राई करना है कि सर हर एक क्लास अपना बेस्ट हो। कहीं पे जैसे अब ये चैप्टर है वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे टॉप चैप्टर्स हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, दोनों केमिकल और आयनिक, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों कंसीडर करता हूं मैं, केमिकल और आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर टॉप चैप्टर्स हैं। मतलब सर इसमें कॉन्सेप्ट्स होते, इसमें फॉर्मूलाज होते। कुछ तो अभी से ही रोने लगे, अरे फॉर्मूलाज हैं तो हैं, तुझे सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? सिलेक्शन चाहिए ना भाई, सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तुम चाहोगे कि नहीं सर बैठे बैठाए नहीं कर, नहीं, बी पॉजिटिव, लड़ना है, हर एक दिन प्रोसेस को जीना है भाई। एक एक दिन तुझे पता है, आदमी को लगता है कि अरे सर सोचना, मैं हर एक बार, मैं अभी हमेशा नीरज चोपड़ा को या बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, मैं अपनी मोटिवेशन के लिए उनको फॉलो करता रहता हूँ। ऑनेस्टली मुझे मतलब ठीक है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि यार वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो लोग। अब सोचना नीरज चोपड़ा को देखो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, इन लोगों को देखो ना उठा के यार, हर एक दिन ये लोग क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक। हमें तो सिर्फ ब्राइट चेहरा दिखता है ना कि अरे यार ये देख भाई ऐसा दिख रहा है, भाई उनका पीछे का मेहनत देखो। तुम्हारे पीछे तुम किसी डॉक्टर को देखते हो ना, तो तुम क्या, तुम्हें लगता है अरे डॉक्टर बन गया, ऐसे ही बन गया होगा भाई? वो एक एक दिन कैसे काटा होगा ना। हो सकता है उसके घर पे आज लाइट ना हो सकता है उसके घर पे सही से आज मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यार, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो सर बताओ ना, तब भी वो डॉक्टर बन रहा है ना। बहुत सारे कहानियां पढ़ते हो कि सर वर्कर का बेचा, मतलब होता है ना किसी के पापा डेली मजदूरी करते थे, वो बच्चा भी डॉक्टर बन के आज लोगों का इलाज कर रहा है। कैसे बना होगा? उसकी लाइफ में भी ये सब चैप्टर्स तो आए होंगे ना, उसकी लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन तो आई होगी ना, लेकिन उसने क्या किया होगा? तुम्हारी तरह एक बार भी उसने निगेटिव थॉट अगर लेके आ जाता ना, तो सर वो गिर जाता, हमेशा के लिए गिर जाता। लेकिन उसने क्या किया है? पॉजिटिवली सोचा है, हमेशा सोचा है कि यार फाइट करूंगा, यहां से फाइट करूंगा। मैं एक बच्चे को जानता हूं, मैं बस ठीक है उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ एक बच्चे को जानता था, उसको ना वेक्टर, मतलब ऑब्वियस है जब वेक्टर वेक्टर स्टार्ट होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया उसका। तो मुझे याद है कि मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, आया कि सर मैं मतलब सर केमिस्ट्री सही चल रही है, बायो भी सही चल रही है, सर फिजिक्स में बहुत हालत टाइट है। तो इमेजिन नहीं कर सकता, मैं इसको सीधा ही बोला, तो ये ना एक तो ये बोलना बंद कर दे कि हालत टाइट है अपनी, क्योंकि जब तुम नेगेटिव सोचते हो ना तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हो। लोग क्यों बोलते हैं कि आप स्माइल करते रहिए, स्माइल करते रहेंगे ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों बोलते हैं? उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। आप अगर हमेशा रोते रहोगे ना कि अरे सर मेरा तो ये भी रह गया वो भी अरे ठीक है ना, रह गया है ना, अरे गलती ही तो हुई है, चैप्टर ही तो रहा है, बैकलॉग ही तो है, जाएंगे पीछे जाके करेंगे। इस तरह का एटीट्यूड रखो कि यार इस चैप्टर को करते हैं साथ साथ पीछे वाला भी जाकर रिवाइज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ शॉर्टकट आजमा लो, अगर 23 से आजमाना है तो सर पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लिया 5-10 रुपए का जो भी है, या महंगा पड़ रहा है तो मोबाइल में ही प्रिंट आउट देख लिया, लैपटॉप में ही प्रिंट आउट देख लिया, नोट्स लिखने का टाइम बचा लो, ये सब शॉर्टकट आजमा लो। लेकिन सर ये सोचो कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारी जिंदगी चेंज होने वाले एग्जाम्स की सवाल है। सोचो ना सर, मैं हर एक बार तुम्हें इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे सर ना अब यहां इस चैप्टर से जो बच्चा है ना, इस चैप्टर से बच्चा सर या तो वो होता है ना कि टॉपर्स की कैटेगरी में चलना शुरू हो जाता है, या फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। रीजन क्या होता है? यहां पे ना बेटा देख, केमिकल काइनेटिक्स को मैंने पढ़ाया, कुछ लोगों को हो सकता है कि अरे सर ये हो गया वो हो गया,
कुछ लोग साथ में अच्छा कर रहे हैं, मैं अभी मतलब जस्ट एग्जाम हुआ है तो उसके रिजल्ट बच्चे शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मैंने केमिकल काइनेटिक्स को अगर तो वीडियो जाके देखा 7 लेक्चर में पिछले 3 लेक्चर 4 के बाद 3-4 के बाद लगातार हर एक क्लास में फॉर्मूलाज रिवाइज करवाया, याद करवाया है। इसीलिए करवाया कि मुझे पता है कि तुम्हें दिक्कत आएगी, इसलिए ट्राई करना है, चीजों को पढ़ रिवाइज कर, पढ़ रिवाइज कर, पढ़ रिवाइज कर। हम लोग कोटा में थे तो यहाँ पे क्या होता था, जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम क्या होता था, वो एक सिंपल सी एक बात बोली गई थी, मैं उस दिन भी आपको बोल रहा था ना, ओरिएंटेशन बैरियर, लास्ट क्लास में बोला था। सिमिलर चीज यहाँ पे भी है। जिंदगी में याद रखो कि आपके लाइफ में सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लोगे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन कितना हो रहा है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पूछ रहा हूं ना, पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने वर्ड यूज कर दिया केमिकल काइनेटिक्स, तो आपको सर फॉर्मूले के साथ अलर्ट माइंड पे आ जाओ। मैं ये चाहता हूं सिलेक्शन होगा, यही से होगा, इसी क्लास से होगा, तुम्हें ही बता रहा हूं। मैं एज अ टीचर बहुत प्राउडली घूम रहा होता हूं, मैं बोलता हूं यार, मैं बहुत सारे लोगों से बोलता रहता हूं कि यार मैं रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ाता हूं और बच्चा मैं देखता हूं काफी अंदर चेंजेस लेके आ रहा है। मतलब हम लोग को लगता है ना कि हाँ लाइव क्लास में, मुझे लगता है मैं रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूं फिर भी इतना सुंदर कर रहा है यार ये बच्चा। लाइव में होते तो पता नहीं क्या ही उड़ा के चले जाते, मतलब पता नहीं अलग लेवल चलता। फिर तो पता चला क्लास ही खत्म नहीं, 10-10 घंटे क्लास चल रही है कि सर बैठे रहो क्वेश्चंस करते। यार मुझे रियली तुम लोगों पे बहुत प्राउड होता है, बहुत प्राउड होता है। ऑनेस्टली मैं कमेंट देखता हूँ, लोगों को देख रहा होता हूँ कि हाँ यार लगे पड़े हैं लोग, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं कि सर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सर ट्राई करो, बेस्ट अपना ट्राई कर, सारा का सारा एनर्जी ना अभी सिर्फ पढ़ाई पे लगा, जितना हो सकता है ना, जितना तू अपना बेस्ट सोच सकता है ना, वो सारी एनर्जी लगा दे पढ़ाई पे। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, जब तू एग्जाम दे के आएगा ना, जितना रिलीफ फील करेगा सिलेक्शन के बाद ना, जितना एंजॉय कर रहा होगा सिलेक्शन के बाद। अभी सोचो ना, जिसने 17 जुलाई को अच्छा एग्जाम कर दिया है, जिसका सिलेक्शन सिक्योर हो गया था 17 जुलाई को, जिसको 650 के ऊपर था, 620 के ऊपर था, वो आज घूम रहा होगा ना, तुम्हारे पास आ रहा होगा ना बताने के लिए कि बेटा ऐसे पढ़ा करो, बता रहा होगा ना। क्या कर रहा है अभी के टाइम पे, कोई कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ, सब आराम से काउंसलिंग करा रहे हैं, दिन भर मूवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं। जुलाई से लेकर अभी कितना टाइम हो गया, सितंबर चल रहा है, चले जा रहा है, धीरे धीरे कॉलेज जाना शुरू हो गए, कॉलेज में भी जाएंगे, शुरुआत में एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ कुछ लोगों का कॉलेज भी शुरू हो गया होगा, मतलब ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, कॉलेज में भी जाते पहले दिन पढ़ाई बहुत तगड़ी शुरू नहीं हो जाती है। मैं बस ये बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस को एंजॉय करो, बाकी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ पढ़ाई वहां पे भी करनी है, यहाँ भी करनी है, बस थोड़ा सा, और डरो मत, तुम्हारे साथ में हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे साथ हर एक मोड पे खड़ा हूँ, तुम बोलोगे ना, जब बोलोगे। मैं बोलता तो हर एक टाइम, तुम्हें बोलता है कोई कि सर ये, भाई सारी चीजें एक साथ नहीं होती, अच्छे क्वेश्चंस का लेवल आएगा, वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। एक टाइम आएगा अभी जब इनऑर्गेनिक आएगा ना, और ऑर्गेनिक आएगा, तब मैं चला जा चुका हूँ, तो मैं कभी कभी पहुंचूंगा आपके पास, और तब मैं आपके सर आपके साथ साथ खेल रहा हूँ कि आज बेटा ये चैप्टर्स करके आओ, और आज इसके क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, फिर से जाकर रिवाइज करो, लगे कि हाँ सर अभी भी फिर से रिवीजन चाहिए। इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन में आप फंसोगे, मेरे क्वेश्चन बहुत हाई फाई होते ही नहीं, बेसिक होते उसी में फंसे रहेंगे, ठीक है ना। ट्राई करो, अच्छे से एंजॉय करते हैं, प्रोसेस एंजॉय करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स तो इसलिए अच्छा चैप्टर है ना, मुझे तो इसलिए अच्छा चैप्टर लगता है, इसमें बस एक ही चीज है, फॉर्मूलाज बहुत हैं और क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। एक भी मेरे से कोई बोलता है सर इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट है, मैं उसको बोलता हूं बेटा, मैं पिछले 5 साल का पेपर, तू क्लास को अटेंड कर, पिछले 5 साल के पीछे वाले पेपर्स इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि उससे पहले स्टेट पीएमटी होते थे। स्टेट पीएमटी हर एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता था, अलग अलग स्टेट में क्या है, जैसे मान लो कोई यूपी वाला है तो इनऑर्गेनिक उसमें ज्यादा पूछेगा, कोई अगर कर्नाटका से है तो उसमें हो सकता है ऑर्गेनिक ज्यादा पूछ ले, कोई महाराष्ट्र से उसमें पता चला सर केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा पूछ दे, तो इसलिए वो उसको कंसिडर नहीं करता हूं मैं। जो 5 साल के पिछले, जब से नीट ले रहा है, एनटीए ले रहा है एग्जाम, तब से देखो, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम देखो और उसको एनालाइज करो, तभी जाके। अदरवाइज हम लोग कोटा में ऑब्वियस है सर टॉप चीजें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ फायदा नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर आज के टाइम पे एग्जाम में नहीं आता है। तो तुझे भी एकदम फोकस्ड, बोलते ना कि वो अर्जुन की आंख थी ना जो सिर्फ और सिर्फ किस पे थी, कि सर उसके ऊपर, मछली की आंख के ऊपर, कि सर कहाँ पे नहीं देख रहे हो, हमेशा उसके ऊपर। अगर किसी को लगता है डेली मोटिवेशन कैसे हो, घर पे ना एक काम कर, बस सामने लिख के रख ले अपने पास कि भैया नीट में, अगले नीट 2023 में रैंक लेके आनी है। रैंक वो भी छोटी मोटी नहीं सर, ऐसा हो जाए कि मतलब जो आप सोच रहे हो अपने आप को ना कि 5 डिजिट की रैंक तो 4 डिजिट में आ जाए, 4 डिजिट की तो 3 डिजिट में आ जाए, 3 डिजिट की तो 2 डिजिट में आ जाए। ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, अपने आप को नीचे लेके आते जाओगे कि सर 5 से 4 रैंक पे सोच रहा हूं मैं, अब 4 से 3 रैंक वाली रैंक सोच रहा हूं, 3 डिजिट वाली रैंक।
सर 900, 700, 600, 500, फिर कुछ दिन बाद आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर लगेगा सर अब तो बायो भी अच्छी है, फिजिक्स भी अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, मैं ना 500 से अब सर टारगेट रखता हूँ 200 के अंदर, फिर 200 के अंदर, 100 के अंदर। टॉपर्स ऐसे ही तो बनते हैं, पहले दिन थोड़ा ना टॉपर बन जाते हैं, पहले दिन से रैंक 1 आ रहे हैं, नहीं नहीं, वो सर ऐसे ही जाते हैं, धीरे 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 भीड़ के साथ आगे बढ़ते रहते, एक सडनली क्या करेंगे, वो अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे, आज अच्छे शुरुआत करते हैं, चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, आज खजाने मैंने बोला था केमिकल काइनेटिक्स अभी जस्ट फिनिश हुआ है, तो जो लोग अगर नए आए हैं भैया, आप प्लीज केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप अगर पढ़ के आए तब तो अच्छी बात है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जो पुराने लोग हैं, वो लोग शुरू से जो लोग चल रहे हैं साथ में, या जो लोग थोड़ा लेट भी आए हैं लेकिन उनका केमिकल काइनेटिक्स हुआ है, तो वो लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे उस क्वेश्चन को, कि सोचेंगे कि नीट एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन मिलेगा तो कैसा होगा। फिर आज थर्मोडाइनमिक्स से बहुत बेसिक बातें करूंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज एकदम न्यूमेरिकल है ही नहीं, आज डीपीपी भी नहीं है, आज बस तुम्हारा बैकलॉग अपना जो भी केमिकल काइनेटिक्स किसी का हो चुका है, कोई बैकलॉग नहीं है तो एनसीईआरटी कर लेना। ठीक है ना, एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस बीच के सब कर लेना। ठीक है, अगर किसी का बैकलॉग, आज डीपीपी नहीं है, पहले ही बता देता हूं, पता चला डीपीपी के लिए कमेंट कर रहे हो, डीपीपी अगली क्लास से, हाँ अगली क्लास में आ जाएगा, हीट वर्क ये सब, तो वहां से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो शुरू करते हैं। चलो देखो भाई, क्वेश्चंस लेके आते हैं। क्वेश्चंस में केमिकल काइनेटिक्स हमारा फिनिश्ड है, कोलिजन थ्योरी कर लिया है। सर तुझे कभी भी लगता है ना, घर पे बैठे बैठे ऐसे सोचा कर, सर ने केमिकल काइनेटिक्स कैसे पढ़ाया, मेरी नोट्स बुक में क्या है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन है, अच्छा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है, पहले अपीयरेंस डिसअपीयरेंस की बात की थी सर ने, फिर क्या किया, प्रेशर के टर्म से बात किया, फिर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म से बात किया। सोच ऐसे सोचा कर, ब्लॉक्स ऐसे दिमाग में बिठा ले, एग्जाम हॉल में ना ऐसे याद करने बहुत आसान लगेगा कि सर ने पहले रेट ऑफ रिएक्शन कराया, फिर कहाँ है ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, फिर ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बाद कहाँ है इंटीग्रेटेड रेट लॉस, उसमें दो लोगों को बहुत ज्यादा भाव दिया सर ने, जीरो ऑर्डर को भाव दिया, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ ज्यादा ही भाव दे दिया, हम सब उड़ गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद सर ने एक nth ऑर्डर बढ़ाया, सर हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, कंप्लीशन, ये सब चीजें ऐसे याद कर। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ खत्म हुआ तो सर ने बताया टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या है, टेम्परेचर का डिपेंडेंस पता चल गया तो सर टेम्परेचर डिपेंडेंस निकाल दिया, आर्हेनियस इक्वेशन आ गया, उसके ग्राफ आ गए, उसकी चीजें आ गई। फिर आर्हेनियस इक्वेशन खत्म हुआ तो सर कौन सा आ गया, कोलिजन थ्योरी आ गई। कोलिजन थ्योरी में क्या बोल दिया गया कि सर वो एटम्स क्या होते हैं, हार्ड स्फीयर होते हैं, ये आपस में टकराएंगे प्रॉपर एनर्जी प्रॉपर ओरिएंटेशन में, तो जाके क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन आज के टाइम पे तुम्हें ही पता है कि वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा पक्का। तो सर ये सब चीजें ध्यान रखना, ये सारी चीजें अब इसको ना एक एक करके फॉर्मूला लिखते जाओ, एंजॉय करते जाओ, न्यूमेरिकल आएंगे लपेट देना यार। ठीक है, अरे तुझे अगर जिस चैप्टर पे डाउट लगे ना, मैं तो बोलते ना कि ताल ठोक के बोलना, मैं बोल रहा हूँ, अगर तू कंटिन्यूसली लेक्चर देख रहा है ना बेटा, जा और जाके नीट 2022, 2021, 2022 में 2 एग्जाम हुए, 2022 के 2 एग्जाम्स, 2020 सर किसी का भी 2016 से लेके अभी तक का सारा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाएगा, इस बात की गारंटी है, जाके करके देख पक्का। चलो भाई, अब एक काम करते हैं, खजाने को खोलते हैं, खजाने में देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को एंजॉय करना शुरू करते हैं, उसके क्वेश्चंस पहले देखते हैं। प्रीवियस टॉपिक में आज केमिकल काइनेटिक्स है, अगले 2 दिन भी केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे। हमारा टारगेट होता है 3 दिन के अंदर चैप्टर फिनिश करने का, तो अगले 3 दिन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स परफेक्ट करके जाएंगे। और उसके बाद तब तक थर्मोडायनेमिक्स ऊपर जा चुका होगा, अच्छे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के आने शुरू हो जाएंगे, तो उसको भी साथ साथ एंजॉय करेंगे। चलो भाई, आज होता है ना, पता नहीं आज सुबह एक दो बच्चे हैं ना अपने पास अलग अलग उसमें, तो एक कश्मीर से मैसेज किया आज, तो मुझे लगा हाँ यार ठीक है, मैसेज सही पहुंच रहा है, बच्चा अच्छा कर रहा है। ठीक है, एक कोलकाता से था तो उसने भी अच्छे से मैसेज किया। ठीक है ना, तो अब तो ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है कि आराम से थोड़ा सा कुछ दिन रुक जाऊंगा तो कहीं जाऊंगा घूमने फिरने, तो पैसे नहीं लगेंगे ना, बच्चे आ जाएंगे कि सर हमारे यहाँ आ जाइए, सबके घर पहुंच जाऊंगा मैं, डॉक्टर बनने दो फिर पक्का तुम्हारे घर पे पार्टी करेंगे आराम से आके। हाँ, घूमते फिरते कश्मीर घूमना है, कोलकाता भी मैं यार सोचता रह गया, आज तक गया नहीं। ठीक है, बाकी पंजाब और दिल्ली तो चलो ये वाले तो भाई पड़ोसी ही हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ तो कहीं पहुँच सकते हैं हम लोग। ओके चलो, हाँ, और महाराष्ट्र मेरा अभी रिसेंट का प्यार है, तो महाराष्ट्र भी घूम ही लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब धीरे धीरे देखते हैं इधर जितना अभी, एक तो नीचे का बचा हुआ है और एक ऊपर वाला कश्मीर और ये सब, इधर बंगाल वाला, गुजरात थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अलग अलग लैंग्वेज है ना, बात करने का अलग ही मजा है। जैसे मुझे याद है, पता नहीं सही बोल रहा हूँ गलत, बोलते हैं ना महाराष्ट्र में बोलते हैं कसे हाथ, क्या हाल है, उसको भोजपुरी में बोलते हैं का हाल बा, और बंगाली में बोलते हैं
आसन कुछ ऐसी था, कुछ नाम भूल रहा हूँ मैं। चलो अगली बार याद करके आऊंगा। अलग अलग लैंग्वेज में, एक दो कॉलेज में दोस्त मिलते थे ना, तो अलग अलग बात करते थे कि हाँ भाई, जैसे कि हाँ भाई अलग अलग तरीके से बताए जा रहे हैं, कि हाँ भाई एक एक करके बता रहे हैं कि हाँ भाई तू अपना बता, तेरी लैंग्वेज में ये क्या बोलते हैं, तेरी लैंग्वेज में क्या हाल को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, तेरी लैंग्वेज में आई लव यू को क्या बोलते हैं ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें सीखी थी, अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ यार। चलो अगली बार याद करके आऊँगा क्या हाल है। हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो भेज देना, एक काम करना, कहीं भी 3 सोशल साइट्स पे मैं हूँ अवेलेबल, एक फेसबुक वालों पे, एक व्हाट्सएप पे और एक इंस्टाग्राम पे, कहीं भी मिल जाऊंगा, कहीं भेज देना, थोड़ी हेल्प कर देना। सर की वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कुछ और ही देखना शुरू कर दिया, फिर फायदा नहीं, ठीक है। बस उसका उसका मिनिमम, एक्चुअली दे आर गुड साइट्स, क्योंकि आपके कभी कभी आपके लिए अच्छे हैं, मतलब लाइक ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आदमी सैड है या कुछ लगता है, तो देखो हर एक चीज़ का ना पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और कुछ चीज़ों का नेगेटिव साइड भी है। तो जैसे मुझे फेसबुक लगता है कि हाँ यार पॉजिटिव साइड क्या दिखता है, जैसे मुझे कभी दोस्त से बात करनी हुई या किसी दोस्त का मतलब ठीक है कुछ बात हुई, या कभी मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं है तो चल देख लिया, बट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता हूँ मैं। फेसबुक का टाइम मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, ठीक है ना। जैसे इंस्टाग्राम पे ही है तो कोई रील्स आ गए तो ठीक है, कभी कभी जैसे सुबह उठे कुछ माउंटेन्स देख लिए, कुछ होता है ना, कुछ लोगों को आप देखते हो, फॉलो करते हो, देखते हो कि अरे हाँ यार ये आदमी, मतलब उसकी जलना नहीं है, उसे सीखना है कि यार ये भी लाइफ का पार्ट है, यहाँ भी आप जा सकते हो, जी सकते हो, ठीक है ना, वो चीज़ें रखो, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे आप किसी का स्टेटस देख के जलना भुनना शुरू हो जाओगे, अरे भाई वो कॉलेज पहुंच गया, फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। ट्राई करना ये सब। चलो भाई स्टार्ट करते खजाना, आज बहुत सारी बातें हैं। चलो भाई ये नीट 2022 का क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन है जो तुम्हें एग्जाम हॉल में तुम्हारे मिला होगा, और नीट 2022 वाले अभी जस्ट हमने एग्जाम देके यही क्वेश्चन मिला था। और अब बताओगे सर ये y है, इधर क्या है, x है, सर क्या दिया गया है, गिवन ग्राफ इज कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सर y क्या है रेट, x क्या है कॉन्सेंट्रेशन, y क्या है रेट, x क्या है कॉन्सेंट्रेशन। सर अगर y को, सर अगर रेट कॉन्सेंट्रेशन मान ले, पहले ये देखो, और x को क्या मान ले, सॉरी x को, हाँ y को रेट मान ले, और x को क्या मान ले कॉन्सेंट्रेशन। सर किस ऑर्डर में रेट और कॉन्सेंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ता था, सर कौन सा ऑर्डर था, जीरो ऑर्डर था। तो ये ग्राफ हमने कहां बनाया था, जीरो ऑर्डर में, वेरी गुड। ये ग्राफ कहां बनाया था, जीरो ऑर्डर में। तो सर y को अगर रेट लोगे, x को कॉन्सेंट्रेशन लोगे, तो सर पहला ग्राफ क्या बता रहा है, जीरो ऑर्डर। पहला ग्राफ क्या बता रहा है, जीरो ऑर्डर। लेकिन सर फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, देख लो, ये क्या है, y कॉन्सेंट्रेशन, x टाइम, कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है सर, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो सर सेकंड ऑप्शन तो हटा ही दो। कॉन्सेंट्रेशन जीरो ऑर्डर में भी क्या होता है सर, कम ही होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम ही होता है, तो ये भी हटा दो। जीरो ऑर्डर सर रेट और कॉन्सेंट्रेशन चलेगा अपने पास, कांस्टेंट चलेगा। सर ये देख लेना अपने पास, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन। सर ये क्या है, एक्स को क्या बोल रहा है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड हटा दो, हाफ लाइफ दिया हुआ, एक्स क्या है हाफ लाइफ, वाई क्या है रेट। सर रेट और हाफ लाइफ, रेट और हाफ लाइफ का अगर मैं बात करूं, रेट और हाफ लाइफ का, यहां पे हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर के केस में। सर फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ क्या था फर्स्ट ऑर्डर के केस में, ln2/k था क्या, ln2/k था क्या, 0.693 अपॉन क्या हो गया k। सर हाफ लाइफ ये आ जाएगा। सर इसको कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं फर्क पड़ रहा ना, तो सर ये देख लो अपने पास, सर ये कौन सा आंसर हो जाएगा, रेट और हाफ लाइफ। रेट और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन आ सकता है, रेट और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन आ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर में देख लो क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में, तो क्या रिएक्शन होगा। चलो फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा आंसर आएगा, किसको कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा आंसर आएगा, किसको तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, देख लेना अपने पास कौन सा आंसर हो जाएगा, रेट का हाफ लाइफ के साथ, और रेट का कॉन्सेंट्रेशन और हाफ लाइफ का। ऑब्वियस है हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, अगर तुमने एक्स को ये क्या ले लिया हाफ लाइफ और ये क्या ले लिया कॉन्सेंट्रेशन, तो सर सबसे करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा मेरे लिए, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। सबसे करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। रीजन फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ से फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कंसंट्रेशन क्या है क्या नहीं है। सर ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ जब मिलेगी दोबारा देखना है, दोबारा करना है। जीरो ऑर्डर में सर रेट को कंसंट्रेशन के साथ कंपेयर करोगे, हमेशा क्या आएगा, सेम है। सोचना ये ग्राफ हमने करा तो था, बस एग्जाम हॉल में नीट 2022 का क्वेश्चन है यार।
सोचना आप, तू इतना और ये सब फॉर्मूला फॉर्मूला, भाई देख ले अपने पास तेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देख अगला फॉर्मूला बताता हूं, अगला फॉर्मूला बताता हूं, देख बेटा नीट 2022 का ही क्वेश्चन, जस्ट अभी का क्वेश्चन है, ये भी नीट 2022 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2022 17 जुलाई का पेपर है। सर बताओगे क्या बनेगा क्वेश्चन? जो लोग करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, जो लोग करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए सर, और जो लोग साथ में करना चाहते हैं ये देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब सर फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट दिया हुआ है, आर नॉट कितना है 0.1 m है सर, विच बिकम्स आर टी दिया हुआ है, आर टी कितना दिया हुआ है 0.01 m दिया है, टाइम भी दिया हुआ है 5 मिनट। क्या बता रहा है? रेट कांस्टेंट निकाल दो। जिन लोगों को फॉर्मूला से यूज का पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है, उसके लिए सर ऐसे लिख लो, के का निकालने का इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन था क्या? याद है? यस सर, क्या था? तो सर के टी अपॉन 2.303 लॉग इज इक्वल्स टू लॉग आर नॉट बाई आर टी था। शुरू हो जाइए सर, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303, टाइम कितना रख दो 5, लॉग आर नॉट कितना है, ये कितना है, यही है शायद, बस शुरू हो जाओ सर। देख लेना 3 डेसिमल ऊपर जाएगा 1 डेसिमल। अब एग्जाम हॉल में थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेना कि सर ये नहीं कि सोच रहे हैं अरे भैया ये रहा सर लॉग 100 की वैल्यू बार बार लॉग सॉल्व करेंगे तो लॉग 100 की वैल्यू सर लॉग 10 की पावर 2 हो जाएगा, लॉग 10 की पावर 2 हो जाएगा, लॉग 10 की पावर 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 4.606 डिवाइड बाई 5। सर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0.9। सर 0.9 के आसपास कोई भी आंसर देखे टिक किया। ये एग्जाम हॉल में, ये मैंने लिख के करा, इसको एग्जाम हॉल में मैं आपको सजेस्ट कभी नहीं करूंगा कि एग्जाम हॉल में रियल एग्जाम में ये लिखो। आप अभी प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट रियल एग्जाम में इसको लिखना बेटा महापाप है। एग्जाम में, रियल एग्जाम में ये लिखना है और विद इन सेकेंड यहां पहुंचना है, कैलकुलेशन भी फास्ट करनी है। देख बेटा मैंने 0.9 तक कैलकुलेट किया, आंसर टिक कर दिया, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारा गैप है। हाँ कोई जल्दी जल्दी करेगा, पता चला 5 इंटू 2 कर दिया, बेटा तेरे लिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। देख मैं तुझे बताता हूं 5 इंटू 2 किसने जल्दी जल्दी में किया, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जो सिली मिस्टेक्स के मास्टर्स होते हैं ना, देख बेटा तेरे लिए ऑप्शन देख, नीट वाला कितना सोच समझ के बनाया ना तेरे लिए ऑप्शन। सर ये देख सर किसने जल्दी जल्दी में 5 डिवाइड करना भूल गया, देख बेटा तेरे लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। सर सारे ऑप्शंस के बीच में आपको करेक्ट ऑप्शन निकाल लेना है, और करेक्ट ऑप्शन कितना है 0.9212 हो गया। इसी को यही सीखने के लिए बोल रहा हूं, यही चीज ना डेवलप करो अपने अंदर, ठीक है? चैप्टर्स चलते जाएंगे लेकिन हाँ ये चीज भी साथ साथ डेवलप करो। चलो भाई नीट का प्रीवियस क्वेश्चन और देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया अपने पास? रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, बोल रहा 20 ग्राम को 0.2 ग्राम कर दो, 20 ग्राम को 0.2 ग्राम कर दो। बेटा अब सर सीधा सीधा टाइम पूछ रहा है, सीधा फॉर्मूला यूज कर, सीधा फॉर्मूला यूज कर, क्योंकि बार बार कौन लिखेगा सर लॉग आर नॉट बाई आर टी। सर आपको भी पता है सर 2.303, ये कितना है 4.606। एग्जाम में देखो कितना इजी न्यूमेरिकल आता है ना, एनसीईआरटी को देखोगे तो लगेगा अरे कितना फ्रस्ट्रेटिंग न्यूमेरिकल है, लेकिन सर इसको देखो 20/0.2, सर क्या हो जाएगा, ये डेसिमल ऊपर चला गया, सर लॉग 100 हो गया। और जो मेहनत करता है उसको पता है लॉग 100 की वैल्यू हमेशा 2 होती है। सर 1/2 इंटू 10 की पावर -3, लॉग 100 मतलब 10 की पावर 2, लॉग 100 मतलब 10 की पावर 2, 2 2 कैंसल, सर 10 की पावर 3 सेकेंड आ जाएगा, एंड आंसर कितना हो जाएगा 1000 सेकेंड। बेटा देख ले, ये क्वेश्चंस विद इन एग्जाम हॉल में विद इन सेकेंड करना शुरू करो। ये बोलते हैं, इसी को डेवलप करना बोलते हैं कि सर ये देख फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन, अरे ठीक है जो एक्स्ट्रा पढ़ाया उसको छोड़ देना यार, उतना ठीक है, पता तो होना चाहिए ना, 10 दिन के लिए तैयार होना चाहिए, बाकी देख लेना। क्वेश्चन क्या आ रहा है, इजी क्वेश्चन आ रहा है। एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल ऐसा डिफिकल्ट नहीं आएगा जिसको कैलकुलेट करने में आपको लगे कि यार भाई साहब बहुत टाइम लग रहा है। ये बता रहा हूं तुम्हें, एग्जाम की सच्चाई बता रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते खजाने में और कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना सर, अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, पढ़ के देखो। एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि सर रेट कांस्टेंट 0, रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन, बताओ क्या होगा।
अब जिन लोगों को आता होगा वो फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, सर log k2 बाई k1 इज इक्वल्स टू ये अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, यही लिखोगे। यस, लिखना गलत भी नहीं है। K2 सर K2 नहीं पता तो एक काम करते हैं, K2 की वैल्यू निकालनी है। K1 की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर 6, K1 की वैल्यू दी हुई है। सर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है 2.303 R है। सर 1 बाई T1 200 माइनस 1 बाई 400, सर ये सब कुछ क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है क्या, ये सब कुछ जीरो होने वाला है। जब एक्टिवेशन रेट जीरो हो गई, एक सिंपल सी बात देख, ये तेरा पूरा प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सर log k2 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर 6 कितना हो गया, जीरो। log की वैल्यू कब जीरो होती है, जब सर log की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो सर k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर 6, यही होगा। एक बात बताना, क्या आंसर 10 की पावर 6 ना, ये क्या आया आंसर, 2 आया। K2 चेंज ही नहीं हुआ, K2 और K1 बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि सर उन दोनों का रेशियो log 1 क्या होता है, जीरो, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, उठा के रख दो। लेकिन मैं एग्जाम हॉल में ये भी नहीं करवाना चाहता तेरे से, मैं नहीं चाहता तू ये कर, इतना लंबा चौड़ा क्यों सोचेगा। एक सिंपल सा इक्वेशन था, याद करो। सर एग्जाम हॉल में क्यों सोचना है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, मतलब ये K इज इक्वल टू व्हाट, सर रेट कांस्टेंट आपका किसके इक्वल है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा ना, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गया। या कोई बोले कि टेम्परेचर इनफाइनाइट हो गया, सर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा, सर हो गया। सर मैं करना ही क्यों है, इतना क्यों करूं मैं एग्जाम हॉल में, मुझे टाइम बचाना है, जिंदगी में आगे जाना है भाई, कंपटीशन है, दौड़ना है मुझे, यहां दौड़ते दौड़ते बस 180 क्वेश्चन पार करना है। और सर अपने को टारगेट पता है कि सर मैक्सिमम 720 लेके आते, नहीं तो तुम लोग तो 800 लेके आ जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, कोशिश करो। बस ये इतना नहीं करना मेहनत, मैं तो सीधा देख गया कि सर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। ई की पावर जीरो मतलब क्या हो गया, 1। सर रेट कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ा लो भाई, 400 के बदले 1000 कर दो, वैल्यू कितनी रहेगी, सेम रहेगी। तेरे पास ऑप्शन है, या तो तू ऐसे सॉल्व कर एग्जाम हॉल में, नहीं तो ऐसे सॉल्व कर ले, पक्का। चलो अब अगला क्वेश्चन देखना अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो सर, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, और बाकी सब प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं। आज हम लोग सब प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे एक्चुअली इसलिए बताना है कि भाई जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में जग जाएं, और जो पढ़ रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो थोड़ा बीच बीच भटकते रहते उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अब जो पढ़ेंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, जो पढ़ेंगे ना वही आएगा, ठीक है। जितना सिलेबस पढ़ेंगे उतने में से ही आएगा। अब तेरे ऊपर है, 45 में से अगर दुनिया का सबसे बेकार दिन होगा ना, 50 में से सबसे बेकार दिन होगा, तो हो सकता है कहीं एक क्वेश्चन कोई ऐसा पूछ दे जो ना सॉल्व हो। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन का बफर है, 5 क्वेश्चन का बफर है। 50 में से 45 करने, 45 तो कर, 50 करने के चक्कर में क्यों पड़े हम लोग, 45 तो करें। ये देखना 2021 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, स्लोप किसका, ln k वर्सेज 1/t का क्या दिया है, स्लोप ln k वर्सेज 1/t का। पहले तो स्लोप बताओ। सर हमने पढ़ा था ln a माइनस e अपॉन r इंटू t। सर यही था। सर ये अगर y एक्सिस पे है, अगर ये y एक्सिस पे है, ये कहां है, x एक्सिस पे है, तो स्लोप कितना होगा, माइनस e बाई r। और स्लोप कितना दिया है, -5 इंटू 10 की पावर 3 दिया है। तो सर माइनस माइनस कैंसिल, एक्टिवेशन एनर्जी 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू क्या करूंगा, r। पक्का। सर r की वैल्यू कितनी बोली है एग्जाम हॉल में लेने के लिए, 8.314। तो 5 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर 3। सीधा सीधा कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा। सर ये कितना आ जाएगा, ये डेसिमल कर दो, 1000 कर दो। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 1000 से 1000 चला गया, ये कितना हो जाएगा सर, 70 हो जाएगा। और 5 3 15 अपने पास, और ये 41 डिवाइड, ये जूल्स आ गया। जूल्स को किस में कन्वर्ट कर लो, किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लो। आंसर कितना आ गया, 3rd। देख बेटा सोचना है तुझे बस, ये जिसने सोच लिया हो गया। उसके लिए एग्जाम सर मक्खन है, और सही टाइम पे सही चीज सोचना जरूरी है सर, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी।
सर दिक्कत आ जाएगी। सही टाइम पे सही चीज सोचना बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोगों के लाइफ में ना सबसे बड़ी चीज वही है, दिक्कत यही है। जैसे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, मैंने मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी एक बच्ची का वीडियो वो स्क्रीनशॉट डाल रखा था। वो इसलिए डाल रखा था, ऐसा नहीं मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताना है, मैं बस बता रहा था तुम्हें कि ना कोई बच्चा कहीं से भी 230 उसके साथ थे, 230 या 240 थे, वहां से सर 650। सोचना एक साल के अंदर इतना बड़ा जंप मारना, सोच उस बच्चे ने क्या क्या किया होगा। मैंने बस 2-4 चीजें बोली थी, कस्में खिलाई थी कि भाई तुम सोच ले अपने पास, क्योंकि बहुत मतलब ठीक है बहुत रोते गाते आई हुई थी कि हाँ यार मुझे कुछ करना है सर, मेरा मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बस उसने एक बार बस मुझे वो चीज अच्छी लगी कि वो साल भर कंसिस्टेंसी सर, साल भर किसी टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहे, किसी टेस्ट में बुरे मार्क्स आ रहे, उसके घर वाले उसको डिमोटिवेट करते होंगे, फिर भी वो बच्ची लगी रही। आज के टाइम पे वो आराम से एम्स मतलब महाराष्ट्र की तो एम्स नागपुर सब मिल जाएगा उसको आराम से, ठीक है। सोचो तो सर अपने को ना ये सब चीज सीखनी है। एग्जाम हॉल में देख क्वेश्चन क्या आ रहा है तेरे पास, अब तू भाई बैठा हुआ है कि नहीं नहीं सर मैं तो एक बार में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन 10-10 घंटे पढ़ूंगा तब करूंगा, अभी तो नहीं सर, अभी उतना मेहनत नहीं करूंगा। जब एग्जाम आएगा ना तो सब मेहनत करना शुरू कर देंगे, जब फॉर्म आएगा ना सब दौड़ना शुरू कर देंगे, तुम एक्स्ट्रा कहाँ चलोगे? यही तो एक्स्ट्रा है, यही तो है। तो सोच फॉर्म आने से पहले, तेरा एग्जाम का डिक्लेरेशन से पहले अगर तेरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया, मतलब बाकी लोगों से ऑन एन एवरेज लोगों से कम 20 क्वेश्चन आगे हो तुम केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, तुम्हें सिर्फ करनी है प्रैक्टिस। ये बेनिफिट है, उठाओ फायदा, उठाओ और लिख दो अपना इतिहास अपनी लाइफ का। करो सर ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के है 99% का निकालना है। हमने ऐसे सॉल्व किया हुआ है लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूं, जल्दी करना, बस टाइम निकालना है। टाइम कितना होगा तो सर 2.303 अपॉन के। सर ये फॉर्मूला क्योंकि बार बार यूज हो रहा है तो मैं डायरेक्ट ही यही लिख रहा हूं, R0/RT। सर 2.303 अपॉन के सर लॉग R0 कितना होगा 100 ले लूं, RT कितना होगा तो सर RT 99% अगर कंप्लीट हो गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सर लॉग 100 कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है सर 2 हो जाती है, तो बस 4.606 अपॉन के। सर देख लियो ऑप्शन कौन सा है, बस करते रहो। सोचो एग्जाम हॉल में फास्ट फास्ट करके खत्म करो। ये सारी कहानी एग्जाम हॉल की है सर, बस सोचना अपने ऊपर है। जितना आप सोच सकते हो, जितना बेटर सोच सकते हो, करके विदिन सेकंड खत्म करो। 2019 का क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी तुम ही करोगे, ये लो करके दिखाओ। 2016 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। 2016 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे सर आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाफ लाइफ पूछा जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। याद कर हमने एक चीज पढ़ी थी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज नथिंग 2.303 अपॉन क्या हो गया के लॉग R1/R2 पढ़ा था शायद। सर अब देख लो T2 कितना ले लूं, 20 माइनस 10 ले लूं, 20 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड ले लूं, ठीक है सर 2.303 अपॉन के लॉग। रेट पहले कितना है, रेट पहले कितना है 0.04, बाद में कितना है 0.03। देख बेटा जो हाईफाई कराया था ना वो इसी के लिए कराया था। देख इनिशियल कुछ भी नहीं दिया है, सीधा सीधा ये 10 आ गया, 2.303 अपॉन के वो कितना आ गया log 4/3। एग्जाम में log 4 log 3 मिलता है तो बहुत इजी होता है सॉल्व करना। के की वैल्यू कितनी आ गई 2.303 अपॉन 10 log 4 माइनस log 3 या log 4/3। अब सॉल्व करना है, आंसर करके निकालो। के कितने आ जाएगा, के आ जाएगा मेरी लाइफ में बेटा, के कितना आ जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो के कितना आ जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 2.303 इंटू log 4/3, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन हाँ चलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये सारा कैलकुलेट करके 0.0287 इतना आ जाएगा। ये के आ जाएगा, ये के आ जाएगा, के आ जाएगा। अब के आ गया तो सर हाफ लाइफ निकालना है। तो हाफ लाइफ क्या होता है सर आपको ही पता है हाफ लाइफ कितना होता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन 0.0287 कर दो सर हाफ लाइफ आना शुरू हो जाएगा। सर 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन
0287 कर दो, कितना आ रहा है 24.1 आ गया, 24.1 सेकेंड आ गया। हाँ, एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो ऑब्वियस है आपको कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये भी तो बताओ कि सर अभी हम लगातार न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो इसलिए हमने कैलकुलेटर यूज कर लिया। लेकिन हाँ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखना बेटा, जो बोल रहे थे कि सर आपने फर्स्ट ऑर्डर में बहुत कुछ करा दिया, इसीलिए कराया क्योंकि 2016 में आया हुआ है और कभी भी रिपीट कर सकता है, कभी भी खुद को रिपीट कर सकता है, कोई बुरी बात नहीं होगी सर। सर देख लो, करते चलो, हाफ लाइफ निकल गया 24.4। चलो भाई अगला क्वेश्चन सुंदर था ये सर, रिएक्शन मिसिंग है। ये क्वेश्चन सर आप सब लोग जो लोग क्लास अटेंड कर चुके उनको ये क्वेश्चन का आंसर आता है। जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, 2017 का क्वेश्चन है मैकेनिज्म वाला। सर देख लीजिए सॉल्यूशन में, देखिए क्या क्या दिया गया है। आप एक बात बताइए, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? सर सेकंड स्टेप है। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट के ऊपर। रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट के ऊपर। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर जो रिएक्शन दी गई है ना उसमें x नहीं है। x क्या है? इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन के बीचों बीच बन रहा है, रिएक्शन में बन रहा है और रिएक्शन के साथ ही खत्म हो जा रहा है। जिस आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है वो आपके लाइफ में, उसके लाइफ पे हम रेट क्यों डिसाइड करेंगे? आपकी लाइफ का रेट हम उसके ऊपर क्यों डिसाइड करेंगे? इंटरमीडिएट होता है ना कि भाई बीच में आपको कोई आया बर्बाद करके चला जाए तो आप फेल तो आप होंगे ना सर, फेल तो आप होंगे। आप कोई बोले कि नहीं सर मैं बॉयफ्रेंड से बात कर, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, पर बात तो आप हो गए ना। आप सर यहाँ पे अभी थे फिर बाद में भी वही पहुंच गए। वो तो आदमी आया चला गया, ब्रेकअप करके चला गया, वो तो गाना गा रहा है ब्रेकअप वाला, ठीक है, तुम अपना अलग धुन रोए पड़े हो। रीजन की सर यहाँ पे क्या हुआ? इसलिए इंटरमीडिएट को हम इसलिए क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भैया अभी एग्जाम के से पहले, एग्जाम से पहले, ऐसा नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, बात एक कह रहा हूँ। ऑब्वियस है हम सब लोग एक एज के होते हैं तो ऑब्वियस ये सब चीजें होती हैं। कोई भी चीज अगर आपको आदत बन गई है ना उसकी, तो छुड़ा लो उसको। डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, डॉक्टर, सीधी बात है। मतलब नजर से नजर मिला के बोलोगे डॉक्टर ही बनना है, फालतू की चीजें नहीं, डॉक्टर ही बनना है। बीएससी एमएससी नहीं करनी है सर, डॉक्टर ही बनना। अगर कर रहा हूं तो सर जल्दी से जल्दी छोड़ना है, क्योंकि जो मजा ना होता है ना कि एमबीबीएस लिखने का है, एमडी लिखने का है ना, वो मजा सर अलग ही लेवल पे जा रहा होता है, उसको कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब वो एक अलग लेवल पे फील देगा आपको। ट्राई करो। अब देखो ये इंटरमीडिएट है, अब इंटरमीडिएट तो चाहिए ही नहीं था सर हमें, इंटरमीडिएट तो हमें नहीं चाहिए, कैसे हटाएं? अरे सर हटाने का कुछ तो तरीका होगा। यस है, ये फास्ट वाला जो इक्विलिब्रियम है ना, ये फास्ट पे क्या होता है? फास्ट का मतलब इक्विलिब्रियम पे होगा। यहां पे कोई बोलेगा तो मैं लिख सकता हूं क्या? यहां से मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखना x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूं? x2 लिख सकता हूं। एंड दिस विल बी, अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू x2 होगा। पक्का सर? देखना एक बार सर, यहां पे सर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं देखूं तो k इक्विलिब्रियम इंटू x2 हो जाएगा, और x स्क्वायर की x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? k इक्विलिब्रियम इसकी पावर 1/2, x2 की पावर 1/2। मैंने x को हटा के क्या करने वाला हूं? यहाँ पे x को हटा के क्या लिखने वाला हूं? k इक्विलिब्रियम पावर 1/2, x2 की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? y2। सर y2 की पावर कितनी है? 1। ये एक नया कांस्टेंट हो गया, और x2 की पावर 1/2, y2 की पावर 1। सर ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा सर? 3/2 होगा, या उसी को कितना बोलने वाले हैं? 1.5। तो सर ये क्वेश्चंस हुए, क्वेश्चंस ये हुए, ये एग्जाम के क्वेश्चंस, और इसको विद इन सेकंड करने की आदत डाल। यही तो कर रहा है। क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कस किया था ना जब पढ़ रहे थे तब भी। ये ले बेटा 2012 का एक क्वेश्चन। सर ये भी क्वेश्चन कल शायद हमने डिस्कस भी किया हुआ है, मतलब सैटरडे को डिस्कस भी किया है कि ठीक है, टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस तो 100 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है? सर एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर रेज कर रहे हो सर हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं बोलूं 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 10 पे जाऊंगा तो सर कितना हो जाएगा? k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2k। सर अगले 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4k। सर 2 की पावर्स में इंक्रीज होगा, 2 की पावर्स में इंक्रीज होगा। अगर मैं ऐसे बढ़ाता चला गया, अब बेटा टाइम है तो ऐसे लिख ले, अगर टाइम है तो ऐसे लिखता जा। 40 डिग्री सेल्सियस करूंगा 16 के हो गया, 50 करूंगा सर 50 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 32 के हो जाएगा। अदरवाइज सीधा सीधा सर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो 2 की पावर 10 ले लेना,
2 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 की पावर 5 इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। सर ये कितना होता है 32 और ये कितना होता है 32। बस हो गया। 32 इंटू 32 कर लो अपने पास, कितना टाइम्स आ जाएगा सर 32 इंटू कितना हो रहा है, स्टार्ट किया, अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं गड़बड़ हुआ ना, कितना होगा यार, गलती कर दी, 5 टाइम्स गया ना, 1 2 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। टेम्परेचर फ्रॉम, अच्छा अरे अरे सॉरी सॉरी 2 की पावर 9 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा है वो 90 का 9 बार ही चेंज कर रहा है ना। अरे यार देखो यार क्वेश्चन कुछ गड़बड़ कर रहा था, ऐसा अच्छा बात है कि हाँ 10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट कर रहा है, कहां तक लेके जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज। तो 90 का चेंज करेगा तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 9। 2 की पावर 9 मतलब सर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 32 इंटू क्या आ जाएगा 16 16 सर क्या हो जाएगा 16 टू जा 32 और ये कितना हो गया 16 3 जा 48 48 प्लस 3 51 512 क्या आ जाएगा निकाल दो। देख बेटा गलतियों से सीख, मैंने क्या गलती करी थी, मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया था, मैंने थोड़ा क्वेश्चन फास्ट पढ़ लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि 10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करना है, मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया और ये दिक्कत आ गई। पक्का चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन हो रहा होगा। ये क्वेश्चन देख बेटा कि अगर रिएक्शन है ए एंड बी का दिया हुआ है सेम टेम्परेचर पे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेटा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे जब पूछा गया था। तो रिएक्शन ए एंड बी, शायद ईयर का मुझे कंफर्म नहीं बट एम्स का क्वेश्चन था ये। रिएक्शन ए एंड बी आर गिवन विद सेम टेम्परेचर सेम कॉन्सेंट्रेशन बट रेट ऑफ ए इज डबल देन बी। मतलब ये पता है कि सर रेट किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है, कितना 2 टाइम्स है रेट ऑफ बी से। सर ये देख लो सर टेम्परेचर सेम है कॉन्सेंट्रेशन सेम है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज ऑल्सो सेम। What is the difference in activation energy? What is the difference in activation energy? क्या डिफरेंस होगा एक्टिवेशन एनर्जी में? सर क्या डिफरेंस होगा एक्टिवेशन एनर्जी में? सर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी सेम है, सब कुछ सेम है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या डिफरेंस होगा? तो एक काम कर लेते हैं, डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी निकालना शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का चेंज, कैसे निकालेंगे, क्या कर रहे होगे एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, क्या चेंज करोगे? सेम टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है। चलो एक काम करते हैं, रेट का फैक्टर, रेट की चीजें ना हम लोग लिखना शुरू करते हैं। कहां से लिखना शुरू करें? जैसे मर्जी मैं काम करता, कॉलिजन थ्योरी वाले ले लेता हूं, उसमें भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही था ना, इधर भी सब कुछ सेम रहेगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। बस यहाँ पे ई ए किसका होगा ए का, और यहाँ पे ई ए किसका होगा बी का। ठीक है, ये सब कुछ सेम है, ये अच्छा ये 2 टाइम्स था। ठीक है, तो सर ई की पावर, ये टेम्परेचर भी सेम है, तो एक काम करो ना अपने पास, क्या कर दूं, अब एक काम कर लेते हैं, ई की पावर एल एन ले ले, एल एन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन 2, हाँ चलो ठीक है एल एन ले लेते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा, और उधर भी क्या आ जाएगा माइनस ई ए किसका बी का अपॉन आर टी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा प्लस एल एन 2 हो जाएगा, प्लस एल एन 2 हो जाएगा, यही होगा। अब किसने बोला सर एक काम कीजिए ना सर आर टी इन दोनों को साथ में लेके आ जाइए, हमें ए माइनस बी चाहिए ना, ए माइनस बी चाहिए, इसको एक काम करते इसको इधर लेके जाते, इसको इधर लेके जाते, तो सर इधर लेके चले गए, देखना ध्यान से सर ln2 को इधर लेके आता हूं, ln2 को इधर लेके आता हूं, और ए माइनस अपॉन आर टी माइनस ई ए बी अपॉन आर टी लिख सकता हूं। तो बेटा कुछ से भी कर, किसी लगे सर आपने यही क्यों किया, तो रेट कांस्टेंट से भी करता तो भी सेम आंसर आएगा, इसलिए एग्जाम में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दिया, सब सेम है, जो भी एक्सपोनेंट के आगे लगा हुआ है दोनों सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, आर अपने पास, ये बताना अपने पास माइनस आर टी ln2 ले सकता हूं अगर एक्टिवेशन एनर्जी ए माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बी बोल दिया तो। देख ले बेटा आंसर, सर सुंदर सा क्वेश्चन है, मुझे ईयर थोड़ा सा डाउट लग रहा है बट ये एम्स का क्वेश्चन था, ये एम्स का क्वेश्चन है। सोच, अगर तू साथ साथ में सोच पाया और समझ गया तू कि हाँ सर क्वेश्चन कर लूंगा, अगली बार तो पक्का कर लूंगा, समझ जा बेटा, इसी को सिखाने आया हूं मैं, यही सब सिखाने आया हूं, ठीक है ना। ट्राई कर कि हाँ सर आपने कैसे किया, अगर तू रेट के बदले सर बोलता नहीं सर मैं रेट कांस्टेंट ले लेता तो भी सेम आंसर आता, क्यों, क्योंकि सर दोनों का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम था, दोनों का टेम्परेचर सेम है, सर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है, जेड ए बी कैंसिल, पी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, यही तो बचा, वर्क निकाल जा अपने पास, ये आंसर आ गया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है सर, सुंदर से सुंदर क्वेश्चन सर आपकी जिंदगी में,
ये केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है। पक्का मजा आया, ठीक है ना? एंजॉय कर, प्रोसेस एंजॉय कर, दिस इज द लाइफ, ठीक है ना? जिसको हमें क्वेश्चंस को देखना है और उससे सीखना है कि अच्छा ये पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है। तुझे जितने क्वेश्चंस हुए ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बस ये देख कि हाँ यार ये सर जो टॉपिक कर रहा हूं ना, मुझे अब चीजें ना, जितना आप क्वेश्चंस कराते हो, जितनी आप चीजें, उनसे सीखने को मिलता है। बिकॉज सीखना भी इंपॉर्टेंट है सर। सारे क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो फिर आप सीख ही नहीं पाओगे। मैं हर एक बार बोलता हूं ना, क्वेश्चन दो ही चीज देखती है आपकी लाइफ में। क्वेश्चन याद रख लेना, क्वेश्चंस आपकी लाइफ में दो ही चीजें देने वाली है। एक तो आपका नॉलेज का टेस्ट लेके चली जाएगी, या फिर आपको नॉलेज दे के चली जाएगी। अगर नॉलेज दे के जा रही है तो सर अभी के लिए सही है। क्यों? क्योंकि सर नीट एग्जाम में ना जितना क्वेश्चंस के थ्रू बोलते हैं ना, हम इंडिया में रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तो सर जितना क्वेश्चंस के थ्रू भी नॉलेज मिल जाता है ना, वो भी फायदेमंद है। ट्राई कर देखना, कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन था मेरे पास। पक्का। चलो अब एक काम करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हो गई। अब एक काम करते हैं, नए चैप्टर में आए हैं तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और नए चैप्टर को नई एनर्जी के साथ करते हैं। पक्का। सर ये चैप्टर ना, ये चैप्टर हम लोगों की लाइफ में, जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो सर थर्मोडायनेमिक्स सर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स में से एक है। बस ट्राई क्या करना है कि सर फॉर्मूलाज आएंगे, आज तो नहीं लेकिन कल से जब फॉर्मूलाज आएंगे, उसके ऊपर चीजें आएंगी, तो उनसे डरना नहीं है। रीजन 3 चैप्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर सबसे टॉप लेवल के चैप्टर है। लेकिन और तुम पे भरोसा है यार, मैं तुम्हें क्यों ही इतना बोल रहा हूँ, मुझे डाउट मतलब थोड़ा सा कभी कोई कुछ लोगों को लेके लग जाता है, कभी कभी लगता है नहीं यार इसको भी थोड़ा प्रेशर देता हूँ, ये भी कर लेगा। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ बेटा इसको एंजॉय कर। थर्मोडायनेमिक्स पूरा चैप्टर देखेगा ना, पूरा चैप्टर देखेगा, पता है क्या होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स में? क्या होने वाला है? सबसे पहले ये ऐसा चैप्टर है जिसके बेसिक टर्म्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक टर्म्स वाला टॉपिक इसका कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक टर्म्स मतलब सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, एडियाबेटिक का मतलब क्या है, सर आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, ये बेसिक टर्म्स में काउंट होगा। पहला पार्ट ये है सर। दूसरा पार्ट जब हम लोग करने चलेंगे तो सर यहाँ पे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने चलते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने चलते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं। और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों के पास सर 3 लॉज हमें पढ़ने हैं। जीरोथ लॉ मतलब जीरोथ लॉ जो कि मजाक है अपने साथ। फिर अपने पास फर्स्ट लॉ जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा, सेकंड लॉ, एंड फिर हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ के बारे में। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं एक चौथे पार्ट पे जिसका होता है हम लोगों के पास कि सर सेकंड लॉ के साथ साथ जो आती हैं कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं आपकी लाइफ में, गिब्स एनर्जी आ जाती है और एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी और इनका आपस में रिलेशन एंड देयर यूजेस। सर 3 टॉपिक्स ये हो गए। और चौथा टॉपिक जो अपने आप में एक चैप्टर है, या उसको हम एक चैप्टर की तरह काउंट करें तो सर ये थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री ये 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है पूरा चैप्टर। सर 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना? ये 4 टॉपिक्स ही हैं, ठीक है? जैसे सेकंड लॉ के साथ ही ये आ जाएगा, फिर थर्ड लॉ आएगा, लास्ट में थर्ड लॉ पढ़ते हैं हम लोग, तो सेकंड लॉ के साथ में आ जाएगा। सिर्फ ये सिर्फ 4 चैप्टर, 4 टॉपिक और मिनिमम बता रहा हूं सर, मिनिमम बताता हूं मैं, क्योंकि मैक्सिमम तो आपको ही पता है, कुछ भी आएगा अपने को करना ही करना है। मिनिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन, सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ना है। ये सबसे आसान होता है, कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है। सबसे बेसिक चीज जो है ना सर, बेसिक चीज यहां से स्टार्ट होगा, इसलिए बोल रहा हूं बेसिक टर्म से पकड़ ले। तुझे पीछे का चैप्टर कितना आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं, तुझे सच बता रहा हूं। तेरा कोई दोस्त डिमोटिवेट हुआ ना, उसको बोल दे भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस चैप्टर से पकड़ ले, क्योंकि तेरा भी काम है, तेरा दोस्त है वो भी तुझे मोटिवेट करके उसको थोड़ा सा संभाल, क्योंकि वो आगे जाएगा ना, जब तेरा समय बुरा आएगा तो वो तुझे संभाल देगा। तो उन सबको सपोर्ट कर, बोल की जा कि ये देख ये चैप्टर, ये फ्लो, कोई फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कौन सा आ रहा है नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक अच्छा और ब्यूटीफुल चैप्टर है। बेसिक टर्म्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक टर्म्स की कहानी शुरू करेंगे, छोटे छोटे टर्म्स क्या होते हैं, फिर लॉज पे आएंगे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के साथ साथ ये आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाता है, थर्ड लॉ, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें करेंगे। ये ओरिजिनल थर्मोडायनेमिक्स है, ये थर्मोकेमिस्ट्री है। एक्चुअली हम थर्मोडायनेमिक्स इसको पढ़ते हैं फिजिक्स के साथ, कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, फिजिक्स वाला थोड़ा मिसमैच कर जाता है। क्यों? क्योंकि सर फिजिक्स में जो वर्क डन का साइन कन्वेंशन है वो हमारे वर्क डन से अपोजिट चलता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ लोगे ना, मैं बता रहा हूं आपको, जब फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स करने जाओगे सिर्फ वर्क डन का साइन चेंज करना, और खुद बताओगे कि सर आपसे केमिस्ट्री में ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स अच्छी हो गई थी। ऐसे कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं। ऑब्वियस थर्मोडायनेमिक्स वो लोग बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, ठीक है ना, डेरिवेशन वेरिएशन कराते हैं। हम लोग केमिस्ट्री वाले हम चालाकी कर लेते हैं, हम ना फार्मूला बोलते हैं कि
ये ले फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं करनी है अपने को, क्योंकि हमें डेरिवेशन से मतलब ही नहीं यार। हम क्यों करें डेरिवेशन भाई, हम क्यों करने जाए डेरिवेशन फालतू का। हमें पता है क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस्ड आता है, क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा लॉ बेस्ड आता है। सर ये चैप्टर के ना अभी क्वेश्चंस मैं बोलूंगा तुम्हें, क्वेश्चंस मत देखना, नीट 2022 के 21 के सब पीछे के मत देखना, पहले चैप्टर करना। जब बोलूंगा ना कि अब जाके क्वेश्चन देख और बता खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं, तब देखना और बताना कि हाँ सर लग रहा है कि हो जाएगा, और अगले साल तो करना ही है। ठीक है, चलो ये चैप्टर 4 पार्ट्स में बांट दिया मैंने। पहले इन 3 पार्ट्स को करेंगे, और थर्मोकेमिस्ट्री में बस डेफिनेशन करेंगे, इसको भी, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे। तो ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म्स क्या बोलता है, 2 क्वेश्चन मिनिमम है, 8 मार्क्स यहां से आने हैं। चल भाई, इंपॉर्टेंट टर्म्स या बेसिक टर्म्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा डेफिनेशन है भाई। आज बात हुआ है कि यार थोड़ा सा ना लिखने का मन नहीं था, ठीक है, अदरवाइज बाकी वही सब चीजें बाकी देख लेंगे, क्योंकि मैं राइटिंग लिखूंगा, फिर तुम बोलते हो सर राइटिंग कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, तो बेटर है कि थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा मेरा टाइम भी बच जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। ऐसा बोलो तो फिर मैं अगली क्लास से लिख दूंगा, अगली क्लास से तो ऐसे भी लिखूंगा, बिकॉज उसमें डेफिनेशन नहीं है, उसमें तो थ्योरी है, सारी थ्योरी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन सब है। एक्चुअली केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स एक अच्छा पोर्शन है, तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग 2-3 टर्म्स डिफाइन करते हैं, बाद में लिखना बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी, या अभी रुक जाओ मैं कभी साइड होता हूँ तो पॉज करके लिख लेना। पहले कहानी को सुनो कि सर जब भी थर्मोडायनेमिक्स, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स मतलब कुछ नहीं, आप घर में जो खाना वाना बन रहा है वो क्या है, जब खाना बनता है तो क्या है सर, कुकर, प्रेशर कुकर का एक सिस्टम है। मम्मी लोग क्या करते हैं, कढ़ाई को देख रहे होते हैं ना, प्रेशर कुकर को देख रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, ये थोड़ा ना देखते हैं कि हाँ भाई साइड में हवा तेज चल रही है कि नहीं तेज चल रही है अंदर। तुम किसको ऑब्जर्व किसको करते हो, किसको पढ़ाई मतलब जब खाना बना रहे हो किसको ऑब्जर्व करते हो, ऑब्वियस है ना, जहां पे है, जिसके अंदर रिएक्शंस कर रहे हो। जैसे हम केमिस्ट्री की अगर लैब याद हो तो उसमें क्या करते थे, बीकर लिया या टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर कोई लिक्विड डाला, उसके अंदर कोई लिक्विड, तो हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, रूम को थोड़ी ना ऑब्जर्व करते हैं, हम तो उसको ऑब्जर्व करते हैं ना भाई। हाँ उसमें से कुछ निकलेगा, मान लो फट गया एक, अब प्रेशर कुकर ही फट गया तो भाई इसका मतलब तुमने सही साफ नहीं करा था। अगर प्रेशर कुकर फटा तो क्या होगा, सराउंडिंग को अफेक्ट करेगा। तो सिस्टम क्या है, 2 वर्ड ध्यान रखना, सिस्टम क्या है, जिसके ऊपर तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जिसके ऊपर तुम देख रहे हो कि हाँ भाई ये सब्जी पक रही है नहीं, खाना पक रहा है या नहीं, उसको क्या बोलेंगे सर, कढ़ाई को देख रहे हैं, प्रेशर कुकर को देख रहे हैं, तो वो क्या है, जो बर्तन है उसको देख रहे हैं, वो उसके अंदर रखी हुई चीजों को देख रहे हैं, वो क्या है, सिस्टम है। वो क्या है, सिस्टम है। मतलब जो इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ये वो बिग बैंग थ्योरी वाला यूनिवर्स नहीं है, फिजिक्स का यूनिवर्स नहीं, जो चांद तारे वाला यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स बताता हूं क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विद इन विच वी डू आवर स्टडी ऑफ एनर्जी, जिसके ऊपर हम अपना एनर्जी का चेंज देखते हैं कि सर खाना पक गया, एनर्जी दिया तो उसका क्या फायदा हो रहा है, जिसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करते हो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हो, सिस्टम बोलते हो। सिस्टम इज नथिंग, ऑब्जर्वेबल पार्ट, सर जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑब्जर्वेबल पार्ट, ऑब्जर्वेशन वाला है, ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जिसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल पार्ट की, सर जिसके ऊपर आप यूनिवर्स वो करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग इज नथिंग, सराउंडिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सराउंडिंग इज नथिंग। सराउंडिंग क्या होता है, तो सर ये बोला जाता है कि सर ये क्या है, रिमेन्स ऑफ द, मतलब एक बात बताओ, खाना प्रेशर कुकर बना, प्रेशर कुकर में चावल बना, अगर भाई गलती से जैसे चावल क्या करता है, सीटी मारता है ना, तो अपने क्या करता है, वेपर्स रिलीज करता है, तो कौन, बगल में तुम्हारा हाथ रखा होगा तो क्या होगा, जल जाएगा ना। अगर जैसे कभी कभी देखा होगा ना कि भाई सराउंडिंग क्या होता है, जो उससे अफेक्ट होता है, एक तो आप जिसको पका रहे हो, जैसे मान लो तुमने क्या किया कि सर सब्जी पकाई, ठीक है ना, तो सब्जी पक रही है, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या निकल रहा है, फ्रेग्रेंस निकल रहा है, सब्जी पकने की खुशबू आ रही है, तो सर वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, जहां जहां जाओगे। तो ये सराउंडिंग क्या है, जो ऑब्जर्व करने के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का, जो अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम विच कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, मतलब जो इंटरेक्ट कर सकता है, जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ, या फिर मैं बोल सकता हूं कि अफेक्टेड पार्ट, अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सिस्टम। मतलब मान लो सिस्टम ब्लास्ट कर गया तो ऑब्वियस है ना किसको अफेक्ट करेगा, सराउंडिंग को ही अफेक्ट करेगा, जिसके ऊपर, मतलब जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जैसे प्रेशर कुकर क्या है, वो मेरा सिस्टम है, अगर वो ब्लास्ट हुआ तो किसको डैमेज करेगा, तुम्हें डैमेज करेगा, किचन में बैठे हुए सब लोगों को डैमेज कर सकता है, तो तुम लोग क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए। और सर इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला दोगे तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। मतलब जो घर का किचन है ना, वो क्या है सर, अपने खाने के लिए, खाना बनाने वाले सिस्टम के लिए यूनिवर्स है।
क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के लिए सिस्टम क्या है? प्रेशर कुकर। सराउंडिंग क्या है? जो लोग आसपास खड़े हैं या जो तुम बर्तन रख के बैठे हो, सब कुछ है सराउंडिंग। और वो किचन वाला रूम क्या हो गया सर? वो क्या हो गया मेरे लिए? वो क्या हो गया सर? वही मेरा यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स का मतलब बहुत दूर नहीं जाना है। अगर रूम में अगरबत्ती जलाई आपने, मान लो किसी रूम में अगरबत्ती जलाई, तो उसके लिए यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया? ये रूम हो गया अपने लिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम अपने आप को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। उससे अफेक्ट कौन हो रहा है? अगरबत्ती अपने आप को जला रहा है, तो उससे अफेक्ट कौन हो रहा है सर? उससे हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमें वो फ्रेग्रेंस मिल रही है, वो हमें सूंघने को मिल रहा है। तो हम लोग किसके पार्ट हो गए? सराउंडिंग के। हम ऑब्जर्व करेंगे सिस्टम को। ऑब्जर्वेशन किसको कर रहे हैं? अगरबत्ती को कर रहे हैं कि भाई ये कितना जल रहा है, कितना धुआं छोड़ रहा है। पक्का? अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा डिवाइडेड होते हैं एक वॉल से, उसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री बोल देते हैं। बाउंड्री बोल दो, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वॉल बोल देते हैं। बाउंड्री बोल दो या वॉल बोल दो, कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेशन के लिए। खाना तो सर कड़ा वो होता है ना यार, हिंदी होती है कढ़ाई बोलते हैं शायद, ऐसा तो नहीं है, मतलब मैं कुछ जो भी है बर्तन के अंदर बना रहे हो, तो बर्तन का जो बाउंड्री है वो क्या है सर? वो अलग अलग जो ऐसे बना हुआ है सर। खाना जो बन रहा है इसके अंदर बन रहा है ना, रिएक्शन तो इसके अंदर हो रहा है, खाना इसके अंदर पक रहा है। तो सर ये जो होगा वो क्या बता रहा है? ये जो होगा वो क्या बताएगा? ये जो होगा वो क्या बताएगा? ये जो हो रहा होगा वो क्या बता रहा होगा अपनी लाइफ में? तो बेटा देख, सिस्टम, सराउंडिंग और क्या है अपने पास? बाउंड्री। बाउंड्री क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। रियल कौन सा है? जो तू बर्तन यूज कर रहा है, तो ये वाला तेरा क्या है? बाउंड्री ही तो है। कैसे? तो सर एक मान लो ये मेरा किचन है, इसके अंदर मैं खाना वाना बना रहे, तो ये सर क्या होगा? ये मेरा जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ये क्या होगा? सिस्टम। सर ये क्या होगा? सराउंडिंग। ये क्या होगा? सराउंडिंग। और सर इसको सेपरेट आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? इसको सेपरेट आउट करना है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अफेक्ट करने वाला है उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि सर ये क्या कहलाएगा? बाउंड्री कहलाएगा। या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वॉल बोल देंगे। फिर से बेटा देख ले अपने पास, सिस्टम और सराउंडिंग को अफेक्ट करने वाले को, सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। और उनको सेपरेट आउट करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग सर? उसको हम लोग बोल देते हैं बाउंड्री। ठीक है, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? बाउंड्री कहलाएगा। बस ये देख लेना। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें फिर से एक बार बताता हूं। देख, मान ली ये मेरा पूरा यूनिवर्स है। यहां देखो, ये जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन करूंगा ये मेरा सिस्टम है। ये मेरा क्या है? सिस्टम है, जिसके अंदर रिएक्शन करूंगा। तो सर देख लो, इसको क्या बोलूंगा सर? ये मेरा क्या है? ये अंदर जो है ये क्या है? ये सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है। सर ये क्या है? बाहर क्या है? सराउंडिंग है। बाहर क्या है? सराउंडिंग है। सब खाना वाना बना रहे तो अंदर सिस्टम है। ये क्या हो गया? सिस्टम। ये क्या हो गया? सराउंडिंग। और सर इसको सेपरेट आउट करने के लिए जो दोनों के बीच में बाउंड्री है, या इसी को हम लोग जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, उसी को क्या बोल देंगे? बाउंड्री बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे? वॉल बोल देंगे। पक्का? और सर ये पूरे को अगर मैं बोलूं, इस पूरे बॉक्स को बोलूं, तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या कहलाएगा? यूनिवर्स कहलाएगा। कि यूनिवर्स इज नथिंग, सिस्टम और प्लस सराउंडिंग, इन सबको मिला दो। अब मान लो इसमें से कुछ भड़का ऐसे ऐसे टूट गया, तो अफेक्ट कौन होगा? सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सिस्टम क्या है? जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सराउंडिंग क्या है? कि सर इसको तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। ये क्या है? बाउंड्री है, वॉल। पक्का? यूनिवर्स क्या है अपने पास? कि सर टोटल को क्या बोल देंगे? यूनिवर्स बोल देंगे। श्योर है सर? पक्का? चलो, अब मुझे किसने बोला कि सर ये बाउंड्री हो गया, वॉल हो गया। अब सिस्टम भी ना अलग अलग टाइप का होता है। मतलब मान लो जैसे सिस्टम तुम्हारे पास बताता हूँ, सिस्टम जैसे एक प्रेशर कुकर वाला सिस्टम लेते हैं, एक चाय बनाने वाला शुगर सिस्टम ले लेते हैं। चाय बनाते टाइम क्या करते हो तुम लोग? देख बेटा, ये सब एग्जांपल इसलिए मैं लेता हूँ, मुझे ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कि भाई किचन में ही जाता रहता हूँ, मोटा होऊंगा लेकिन हाँ इतना भी नहीं खाता पीता मैं, लेकिन ये बता रहा हूँ कि भाई सिस्टम को, क्योंकि डेली लाइफ के एग्जांपल से जल्दी आदमी को समझ में आता है। चाय बनाते टाइम तुम क्या करते हो? चाय बनाते टाइम देखा होगा, या कभी मम्मी लोगों को देखा होगा बनाते टाइम, या खुद बनाया होगा तो उसमें ऑब्जर्व किया होगा, तुम कभी चीनी डाल रहे हो, कभी कुछ डाल रहे हो, कभी कुछ डाल रहे हो, कभी हीट ज्यादा कर रहे हो, कभी हीट कम कर रहे हो, करते हो ना ऐसा कुछ? तो सर वैसा सिस्टम को क्या बोलते हैं? जहां पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, मर्जी है आपकी, आप ना सर अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हो, तो उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। उस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब कि सिस्टम ओपन है, कभी भी कुछ भी डाल दो इसके अंदर, कभी भी एनर्जी देनी है तो ज्यादा दे दो, कम दे दो, ये क्या है? ओपन सिस्टम है। ये क्या है? ओपन सिस्टम है।
लेकिन प्रेशर कुकर में जब आप चावल चढ़ाते हो या दाल चढ़ाते हो तो आप क्या करते हो, उसको एक बार चढ़ा दिया बंद कर देते हो ना, क्लोज रहता है। आप बस हीट चेंज कर सकते हो, आप उसके अंदर क्या चेंज कर सकते हो, हीट चेंज कर सकते हो। देखो बेटा ध्यान से, मैंने बोला एक ओपन सिस्टम, रुक जा डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम क्या है सर? ओपन सिस्टम ऐसा है कि सर वो ऊपर से ओपन कर देते हैं, उसके बारे में, इसके बारे में ओपन कर देते हैं। ये देख, इसके अंदर तुम कुछ भी मतलब मैटर एक्सचेंज कर सकते हो, मैटर, या फिर बोल दूं मैटर एक्सचेंज करना मतलब मास एक्सचेंज क्या होगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कर सकते हो ना। मैटर एक्सचेंज हो सकता है, मास एक्सचेंज हो सकता है। किसने बोला सर एनर्जी? यस सर, एनर्जी भी आप गैस का रेगुलेटर ज्यादा तेज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैटर या मास भी एक्सचेंज हो जाएगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है, सब कुछ ओपन रहेगा। मैटर एक्सचेंज, मास एक्सचेंज हो रहा होगा, या बोल सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होगा। मैटर एक्सचेंज या मास एक्सचेंज, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होगा। फिर किसने बोला नहीं सर एक काम करो, एक काम करो, अपने पास ये देखो, ये आ गया। अब इसको मैं प्रेशर कुकर वाली हालत है, मैं ऊपर से क्लोज कर दूं, मतलब अब सर ये जो मैटर और मास का एक्सचेंज है ना, जो मैटर और मास का एक्सचेंज है, ये मैटर या मास का एक्सचेंज है, वो क्या हो चुका है, अभी के टाइम पे स्टॉप हो चुका है। मैटर और मास का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर है, आप एक बार चढ़ा के बैठ जाते हो ना, आप छोड़ देते हो कि हाँ भाई अब जो होगा देख लिया जाएगा, यही करते हो, तो वो क्या है, क्लोज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, एनर्जी का एक्सचेंज कर दोगे। एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो आप, एनर्जी को रेगुलेट कर सकते हो। तो सर जहां मैटर और मास का एक्सचेंज बंद हो जाए, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है सर, जहां पे दोनों का एक्सचेंज हो रहा हो, मतलब चाय बना रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं हीट, कभी कम कर रहे हैं, हीट ज्यादा कम भी कर सकते हैं, वो कौन सा सिस्टम है, ओपन। क्लोज सिस्टम कौन सा है, प्रेशर कुकर वाला सिस्टम बना दो, प्रेशर कुकर का सिस्टम क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम कहलाएगा। अब एक आता है तीसरा सिस्टम, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बेटा कुछ नहीं, हमारी लाइफ में ना एक थर्मस मिलता है हमें, ठीक है, एक थर्मस मिलता है ऐसे करके ना, उसके अंदर आप चाय डाल दो, उसके अंदर आप चाय डाल दो, मिलता होगा थर्मस, आप थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं, उसके अंदर चाय डाल दो। एक बार चाय डाल दिया ना तो आप जल्दी से मास एक्सचेंज नहीं कर सकते, बंद कर दोगे आप उसको, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, और सर एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता, मास का एक्सचेंज भी नहीं होता, और किसका एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता। तो मेरे पास अभी मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, समझ जाओ। अभी लिखने वाला काम आराम से कर लेना यार, पहले समझो, क्योंकि ना अब ये सब लिखने को आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एक बार रोक के आराम से लिख लेना, मैं साइड हो जाऊंगा, आराम आराम से लिखते रहना, ठीक है। पहले ये समझ जाओ कि चीजें कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि ये टर्म्स हैं, ये कल से क्लास में यूज होंगी, न्यूमेरिकल्स करते टाइम क्लास में यूज होगा, तो ये टर्म्स का ध्यान रखना कि सर मास का एक्सचेंज हुआ तो क्या बोल देंगे अपने पास, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है तो ओपन सिस्टम है। सर क्लोज सिस्टम कैसा हो गया कि सर मास का एक्सचेंज बंद कर दिया, मास हमने बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। और थर्मस फ्लास्क है, तो थर्मस फ्लास्क में क्या हो जा रहा होता है, थर्मस फ्लास्क में क्या होता है कि ना मास का एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। पक्का अगर रियल लाइफ में बोले तो हम लोग ह्यूमंस अभी जैसे जगे हुए हैं तो खाना खा रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है ना, जगे हुए हैं। तो सो जाएंगे तो क्या होगा, खाना बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज होगी या गेन करेंगे, सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज या गेन होगी। तो सर ये क्या है, ओपन सिस्टम, ये क्या हो गया, क्लोज सिस्टम। मर गए तो फिर क्या हो गया, दोनों ही बंद हो जाएगी, ना मास एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगी, दोनों ही खत्म हो जाएगा। तो डेड बॉडी क्या हो जाएगी, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। पक्का चलो भाई ये देखो, अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन, अब ऑब्वियस ये तो समझाने के लिए ऐसे बना रखा है, ऐसे समझाने के लिए बनाया हुआ है, बाकी साथ में नीचे चाहो तो पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। चलो मुझे बताओ, अब मैंने जानबूझ के थोड़ा लिख के लाया हूं क्योंकि यार ये ना सारी चीजें अच्छे से ऐसे तुम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये ओपन सिस्टम है, क्या है सर, एक्सचेंज कर सकता है मैटर एज वेल एज क्या एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ। ये क्या है, क्लोज सिस्टम है। ये क्या है, क्लोज सिस्टम है कि सर इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है। और ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है, तीन टाइप के सिस्टम जो ऑब्जर्वेशन करने जाओगे, तीन टाइप का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में सब एक्सचेंज होगा, क्लोज में मास एक्सचेंज नहीं होगा, आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। पक्का सर, ऑब्वियस है इसमें बाउंड्री सील नहीं कर सकते, ना ही इंसुलेटेड कर सकते हो। बाउंड्री सील नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि दोनों का एक्सचेंज होना है। इंसुलेटेड मतलब हीट देना,
एग्जाम्पल कौन है? रिएक्टेंट इन ओपन बीकर। ह्यूमंस देखो, एनिमल्स देखो, हम सब लोग क्या हैं सर? हम लोग किसके एग्जाम्पल हैं? ओपन सिस्टम के। क्यों? क्योंकि हमारा मास भी एक्सचेंज होता रहता है, एनर्जी भी एक्सचेंज होता रहता है। सर क्लोज सिस्टम में क्या होगा सर? ना ही मास एक्सचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? हीट एक्सचेंज कर सकते हो। तो बाउंड्री क्या होगी? सील तो कर दोगे, ऊपर से बंद तो कर दोगे, लेकिन इंसुलेटेड नहीं करोगे। क्यों? इंसुलेटेड मतलब जो हीट को रोक दे, हीट को रोक दे। इंसुलेशन मतलब, इंसुलेटर क्या होता था? कंडक्टर होता था, इंसुलेटर होता था। तो कंडक्टर क्या करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इंसुलेटर मतलब जो रोक दे। तो सर ये हीट को नहीं रोकता है, हीट एक्सचेंज करने देगा, मास को रोक देगा। मास को क्या करेगा? बाउंड्री सील कर देगा। सर इस केस में देखना, आइसोलेटेड में कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना है। किसी को लगता हो सीलिंग का मतलब कि सर मास एक्सचेंज बंद हो जाएगा, मास का एक्सचेंज क्या हो जाएगा? मास एक्सचेंज क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मास एक्सचेंज इससे क्या होगा? स्टॉप। और इंसुलेटेड का मतलब क्या हो जाएगा सर? हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा? हीट एक्सचेंज। इंसुलेटेड कर दिया मतलब हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगा? देख ले बेटा, आप देख लो यहां पे क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट इन क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मैटर। रिएक्टेंट इन थर्मस फ्लास्क क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। आइस इन थर्मस फ्लास्क। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? आइसोलेटेड सिस्टम के। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, तीन टाइप के मेजर सिस्टम आते हैं। कौन कौन से? ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। सर ध्यान रखो, पहले क्या पढ़ा? सिस्टम पढ़ा। सिस्टम क्या है? जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन करते हो। अब ऑब्जर्वेशन करने गए, देखने गए, तो देखा अरे भाई साहब क्या है? ओपन सिस्टम है। कैसे ओपन सिस्टम? कैसे? चाय में कभी भी कुछ भी डाल रहे हो, एनर्जी कहीं भी ज्यादा कम कर रहे हो, सर ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम मतलब प्रेशर को अगर बंद करके एक बार एनर्जी दे दिया और उसको ज्यादा या कम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? क्लोज सिस्टम हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब सर वो बाउंड्री सील कर दो और इंसुलेटेड भी कर दो, ताकि ना हीट एक्सचेंज हो, ना एनर्जी एक्सचेंज हो, ना ही मास एक्सचेंज हो। कोई एक्सचेंज अलाउड ना हो, उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। श्योर है सर? देख लीजिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसो। बेटा आपके नोट्स आसान रहे इसीलिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है। अब बाकी इसमें जो नीचे की लाइंस हैं वो सब देख लेना यार, ठीक है ना? नीचे की लाइंस है वो अपने पास अभी नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ में, तो ऐड कर लेना, और भी कुछ एग्जांपल्स होंगे। तो ह्यूमन से सब क्या है? ओपन सिस्टम के पार्ट है। पक्का? तो सिस्टम ऐसे। अच्छा, किसने बोला सर बाउंड्री कितने टाइप की? अच्छा, सिस्टम में एक और सिस्टम है। सिस्टम को मैं बोलूँ तो सिस्टम को देखना इसके। अच्छा, कुछ चीजें ना, मान लो ये कलर कॉम्बिनेशन है तो कहीं पे ऐसा गड़बड़ लगता है तो आप पीडीएफ से भी देख सकते हो भाई। ऐसा नहीं कि अरे सर मुझे दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, कहानी सुन लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही आपको मिलती है नोट्स के साथ, आपको वीडियो के साथ पीडीएफ में मिलती है, आप वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है ना? पहले समझो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। एक सिस्टम को हमने डिफाइन किया, एक सिस्टम को डिफाइन किया, डिवाइड किया, किसके बेस पे? एक्सचेंज के बेस पे, कि मास एक्सचेंज होगा और एनर्जी एक्सचेंज होगा। मास एक्सचेंज होगा और एनर्जी एक्सचेंज होगा तो ओपन सिस्टम। मास एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी तो क्लोज सिस्टम। और अगर आपको बोल दिया गया कि सर मास एनर्जी एक्सचेंज दोनों बंद कर दिया गया तो दैट विल बी आइसोलेटेड सिस्टम, दैट विल बी आइसोलेटेड सिस्टम। और अब देखो किसके बेस पे डिवाइड कर रहा हूं? कंपोजिशन के बेस पे, कंपोजिशन के बेस पे डिवाइड कर रहा हूं, कंपोजिशन के बेस पे डिवाइड कर रहा हूं। कितने? तो सर दो टाइप के, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। सर ऐसे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस अब आपके लिए बहुत नॉर्मल चीज है। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताओ, होमोजीनियस वर्ड जहां यूज कर ले मतलब सेम फेज होगा। सर अगर होमोजीनियस रिएक्शन बोला जा रहा है, सेम टाइप का रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट सॉलिड है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड होगा। अगर होमोजीनियस सर रिएक्शन तो छोड़ो, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोला जा रहा है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सर होमोजीनियस वर्ड याद रखिए। होमोजीनियस मतलब रिएक्टेंट भी सॉलिड, प्रोडक्ट भी सॉलिड, रिएक्टेंट गैस, प्रोडक्ट भी गैस, ऐसे टाइप का। होमोजीनियस मतलब क्या हो गया कि सर होमोजीनियस किसको बोलेंगे? इट इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ कितने उसमें एक ही फेज होंगे, या तो प्योर सॉलिड होगा, या गैस होगा तो प्योर गैस होगा, या सॉल्यूशन होगा तो प्योर सॉल्यूशन होगा। होमोजीनियस सिस्टम मतलब सब कुछ प्योर, कोई भी इधर उधर एक्सचेंज नहीं। सॉलिड है तो सॉलिड की बात करेगा, लिक्विड है तो लिक्विड की बात करेगा, गैस है तो गैस की बात करेगा। होमोजीनियस सिस्टम एक फेज में, लेकिन हेट्रोजीनियस ऑब्वियस अपोजिट फेज में हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मतलब इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज मेड अप ऑफ मोर फेजेस। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशंस है, सस्पेंशंस हो जाते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स। सर सॉलिड इन कांटेक्ट विथ लिक्विड, ये सब आइस और वाटर आपस में क्या बना रहे हैं? हेट्रोजीनियस। सिस्टम भी दो टाइप के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर शुरू से लेके लास्ट तक सिर्फ सॉलिड सॉलिड है, कंपोजिशन में सिर्फ सॉलिड सॉलिड है, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। अगर सॉलिड के साथ लिक्विड भी साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे? उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोजीनियस। पक्का? सर क्या हो गया बेसिक टर्म्स में? सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री। थोड़ा सा डेफिनेशन आज, थोड़ा डेफिनेशन, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं आज हम लोग।
सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम तीन टाइप का, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। सिस्टम को ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन दो टाइप का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सेम टाइप, सॉलिड सॉलिड के साथ, लिक्विड लिक्विड के साथ, गैस गैस के साथ। सर अगर दोनों मिक्स हो गए तो क्या नाम रख देंगे? हेट्रोजीनियस। दोनों मिक्स हो गए तो क्या नाम रख देंगे? हेट्रोजीनियस। पक्का हो जाएगा सर। तो सिस्टम के बारे में सारी कहानी हो गई। अब एक काम करते हैं, बाउंड्री देखते हैं। बाउंड्री क्या है मेरे पास? बाउंड्री या वॉल, अगर बाउंड्री या वॉल को देखो तो अपने पास दो तीन टाइप की वॉल आती हैं। दो तीन टाइप की वॉल मतलब क्या है? तो सर एक होती है रिजिड वॉल, एक होती है क्या? रिजिड वॉल। एक होती है एडियाबेटिक वॉल। ये सब बेसिक टर्म्स हैं बेटा, ये शायद पहला चैप्टर जहां टर्म्स पढ़ाए जा रहे हैं। रीजन कि सर इस चैप्टर में ये टर्म्स यूज होंगे, कहीं एडियाबेटिक बोला है तो समझ जाना, ठीक है? ये देख लो सर, डिजिट वॉल मतलब जिसकी पोजीशन और शेप क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। मतलब ये किसी को भी पास नहीं करने देगा, ये किसी को परमिशन नहीं देगा कि सर अगर इम्परमिएबल है, अगर वो पास नहीं करने देना चाहता तो किसी को भी इवन किस और मैटर को पास करने नहीं देगा। रिजिड वॉल क्या है? जैसे घर का जो दीवार है, बाउंड्री है, वो क्या है? रिजिड वॉल है। वो क्या है? रिजिड वॉल है। एडियाबेटिक वॉल क्या हुआ कि सर ये इट इज द टाइप ऑफ वॉल जहां पे सर ये हीट के एक्सचेंज को सर पास नहीं होने देता है। जैसे थर्मस फ्लास्क है। थर्मस फ्लास्क किसका वॉल होता है? थर्मस फ्लास्क महंगा क्यों मिलता है? जो अच्छा थर्मस फ्लास्क है वो महंगा क्यों होता है? बिकॉज उसका बाउंड्री है तो सर कंटेनर ही ना, है तो सीधा एक पाइप टाइप का ही, लेकिन उसकी बाउंड्री होती है ना, उसके अंदर जो वॉल लगी होती है उसका प्राइस होता है। थर्मस फ्लास्क क्यों इतना महंगा मिलता है? नॉर्मल पानी का बोतल लेने जाओ 10-20 रुपए का मिल जाएगा, ज्यादा अच्छी कंपनी का 100 रुपए का मिल जाएगा। तो थर्मस फ्लास्क अच्छी कंपनी का ले जाओ 2000 का ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बाउंड्री होती है वो कौन सी होती है? एडियाबेटिक। वो हीट को लूज नहीं करने देती है, हीट को लूज नहीं करने देती है, हीट को लूज नहीं करने। थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल लेंगे तो जो बाउंड्री होगी वो कौन सी होगी? सर वो एडियाबेटिक बाउंड्री होगी, एडियाबेटिक बाउंड्री होगी। सर हमारी लाइफ में जनरली जो डायथर्मिक वॉल होती हैं, डायथर्मिक वॉल क्या होती हैं? जैसे आपका जो प्रेशर कुकर है, सर बाउंड्री उसकी हिलती नहीं है ना, बाउंड्री क्या है? रिजिड है, रिजिड वॉल है। लेकिन सर उसको टच करो गर्मी आ जाएगी ना, एनर्जी तो क्या करता है? वो एनर्जी को क्या करता है? फ्लो करने देता है। बाउंड्री क्या है? हमारी लाइफ में दो ही वॉल यूज होती है, डायथर्मिक और एडियाबेटिक। थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में हमारी जिंदगी में दो वॉल खूब यूज होती है। कौन सा? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक भैया हीट को पास नहीं करने देगा, डायथर्मिक हीट को पास करने देता है। सर दो ही वॉल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होगी, बस ये मीनिंग याद रखना। बेसिक टर्म्स का मतलब कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडियाबेटिक वॉल है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है। अगर एडियाबेटिक वॉल है, अगर मैं बोलता हूं कि एडियाबेटिक वॉल है, अगर मैं बोलता हूं कि सिस्टम है, सिस्टम and surrounding is separated by, देख ले बेटा, अरे नोट्स लिख लेना पहले, ये समझ लो, फिर ये आज सारा हिस्ट्री है। सराउंडेड बाय, अगर मैं बोलता हूं कि सर एडियाबेटिक वॉल है, अगर एडियाबेटिक वॉल से सराउंडेड है, सेपरेटेड हैं, तो एडियाबेटिक वॉल, इसका मतलब क्या होगा? सर मैं लिख सकता हूं नो हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इन दोनों के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। और अगर मैं लिखता हूं डायाथर्मिक वॉल, तो सर इसका मतलब क्या होगा? डायाथर्मिक वॉल क्या बोलता है? डायाथर्मिक वॉल बोलता है कि सर हीट इज exchanged between sir system and surrounding। हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो एग्जाम हॉल में बस ये देख लेना, एडियाबेटिक वॉल बोलेगा एडियाबेटिक, डायाथर्मिक बोलेगा डायाथर्मिक। पक्का? तो इसके केस में हीट एक्सचेंज नहीं करने देगा, इसके केस में हीट एक्सचेंज होने देगा। सर केमिस्ट्री में रिजिड वॉल का उतना कोई बहुत हाईफाई रोल नहीं है। रिजिड वॉल मतलब जिसका शेप चेंज नहीं होता, ठीक है? एडियाबेटिक और डायाथर्मिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। पक्का? सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, सिस्टम हो गया, वॉल्स हो गए। सराउंडिंग तो बस साइड वाला पार्ट है, सिस्टम हो गया, वॉल हो गया। किस टाइप का बाउंड्री बनाया है, किस टाइप का बाउंड्री, एडियाबेटिक है या डायाथर्मिक है, एडियाबेटिक है डायाथर्मिक है, ये सिस्टम और वॉल हो गए। पक्का? सिस्टम और सराउंडिंग ऐसे हो जाएंगे, श्योर है सर?
श्योर है, सिस्टम और सराउंडिंग ऐसे सेपरेट आउट हो जाएंगे। अच्छा, फिर किसने बोला सर ये तो आज बेसिक्स कर रहे हैं, तो बेसिक्स में भाई थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए, इसके क्वेश्चंस करने के लिए ये सब वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए। कहीं लिखा है क्लोज सिस्टम मतलब उसके अंदर हीट एक्सचेंज होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड मतलब कुछ भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है। सर डायथर्मिक वाल मतलब हीट एक्सचेंज होगा। एडियाबेटिक वाल मतलब क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। इस चैप्टर में इसके क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसे देखो अब टाइप्स ऑफ वॉल हो गए, अब देखना एक चीज और आएगी। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की बात करूं, सर प्रॉपर्टीज की बात करना शुरू करूं, तो सर अब ना मैं सारे बेसिक चीजें यहीं पे करा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सर एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब किस पे डिपेंड नहीं करती है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इन नाम ही इन लगा है तो याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करती। जैसे इस रूम का टेम्परेचर है, इस रूम का टेम्परेचर है, या तुम्हारे घर के बाहर का टेम्परेचर है। सर आपके घर में ऐसा कोई नहीं बोल सकता आज घर में 10 लोग हैं तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया या घर का टेम्परेचर बढ़ गया, नहीं। सब टेम्परेचर क्या है, रूम का टेम्परेचर, ये सब वेपर प्रेशर, सर ये सब क्या है, इंटेंसिव है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पानी थोड़ा सा रखो या ज्यादा रखो, इवेपोरेशन करना है तो इवेपोरेशन करेगा ही, वेपर प्रेशर बनाएगा ही। स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सर ये सब कॉन्सेंट्रेशन, कलर, पोटेंशियल, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सर मास कितना है, ज्यादा है या कम है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है। चाहे 10 ग्राम लो चाहे 100 ग्राम लो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्योंकि सर इसको मास पे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर से फर्क ही नहीं पड़ रहा। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन, ये डू नॉट डिपेंड अपॉन, बस याद रखना, डू नॉट डिपेंड अपॉन मास। मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। जो मास पे डिपेंड नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। जो बच गया जो मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मास पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटेंसिव। जैसे हमारे अंदर अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे इंटरनल एनर्जी, मोल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर। जैसे सर मोल्स हैं, मास बढ़ाओगे मोल्स बढ़ जाएंगे, मास कम करोगे मोल्स कम हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। सर एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या है, ये सब क्या होते हैं अपने पास, ये सब क्या हो जाते हैं अपने पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाती है। पक्का, तो सर देख लो इंटेंसिव क्या है, जो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है मास की, इनको मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये लोग क्या है, जो मास पे डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटेंसिव। उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटेंसिव। पक्का हो जाएगा सर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंटेंसिव मतलब IN मतलब इंटेंसिव, IN मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसको मास से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इसको देखो अपने पास, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, मास पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए अब तुम बोलो सर ये तो गिब्स एनर्जी नहीं पता, भाई रुक जाओ, ठहरो जरा, ठीक है ना, मिलेगा अभी। ये सब बस जानने के लिए, वर्क डन है, रेजिस्टेंस है, एरिया है, फोर्स है। अब पता है, एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, डेंसिटी बताओगे क्या होगा। इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी किस पे, डेंसिटी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, m/v, यही होता है। डेंसिटी क्या है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। फॉर्मूला देख के दिमाग में आ रहा है ना, फॉर्मूला देख के लग रहा है ना कि डेंसिटी क्या होगा। सर डेंसिटी क्या होगा, लग रहा है कि एक्सटेंसिव होगा, मास पे डिपेंड करता है, बट याद रखना डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब बेहोश हो गए तुम, अरे सर ये कैसे मास पे इंडिपेंडेंट हो जाएगी, यही सोच रहे हो ना, ये कैसे मास के इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ये इंटेंसिव होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। अब तुम बोलो नहीं सर, अरे सर ऐसा नहीं होता। भाई मास पे सही में डिपेंड नहीं करती, पता है कैसे। एक बात बताओ, खुद से सोचना, मान लो इतना बड़ा वुडन प्लैंक है, कोई एक वुड का कोई इतना बड़ा एरिया है, इसका मास m है, वॉल्यूम क्या है इसका v। सर डेंसिटी इनिशियली कितनी होगी, इनिशियली कितनी होगी इसकी, मास अपॉन v, यही होगा। अब एक काम करो, इसको काट देता हूं मैं,
इसको काट दिया मैंने, तो सर इसको काटा तो ऑब्वियस है ना, मास कम होगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा ना, आधा आधा कट कर दिया इक्वल पीसेज में, तो डेंसिटी फाइनल कितनी होगी? अगर किसने बोला सर मास पे डिपेंड करती है, चलो भाई मास भी चेंज कर दिया, मास चेंज किया सर वॉल्यूम भी चेंज होगा, मास चेंज होगा वॉल्यूम भी चेंज होगा, कैलकुलेट करके देख लो, डेंसिटी सर मास पे डिपेंड नहीं करती। याद रखना, दो मास और वॉल्यूम इन दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी सर काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है हमारी जिंदगी में। अभी इसका रीजन ही बता देता हूँ, अभी हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है कि सर जो इंडिपेंडेंट हो, डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव है, उसको मास से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मास चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सर एक्सटेंसिव क्या है? जो मास पे डिपेंड करता है। पक्का? जैसे मेरा वजन इतना है, अगर मेरा मास बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली मेरा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ाना नहीं है यार, कम करना है भाई यार। चलो कोई नहीं, जल्दी पतले होंगे, 6 पैक्स कमिंग सून, ऐसे लिखवा लेता हूँ इस पे ना, थोड़ा रोज वीडियो पे दिखेगा ऐसे कि हाँ भाई आ रहा है आ रहा है। सोच तो रहा हूँ तुम्हारे कॉलेज जाने से पहले थोड़ा कम कर लिया जाए, ठीक है? मोटापा ऐसे ऐसे, हाँ ज़्यादा मोटा लग रहा है ना हमें। चलो देखो अपने पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये डेंसिटी इनिशियल, डेंसिटी फाइनल। श्योर हो? अब देखो यहाँ पे एक चीज, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बनाया जा सकता है डिवाइडिंग बाय मास। किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मास से डिवाइड कर दिया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटेंसिव में। सर देखना अपने पास, जैसे अभी आपने बोला कि सर क्या करते, जैसे मैंने बोला, देखो यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ, एक वर्ड यूज करते हैं जैसे स्पेसिफिक एनर्जी या इंथैल्पी ले लेता हूं, तो सर स्पेसिफिक इंथैल्पी आपने देखो, इंथैल्पी का एग्जांपल देखना कहाँ पे? इंथैल्पी क्या है सर? क्या है? एक्सटेंसिव है। इंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव है। इंथैल्पी एक्सटेंसिव है। सर इसको इंथैल्पी को अगर मास से डिवाइड कर दूंगा ना, अगर मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये किस में आ जाएगा? स्पेसिफिक वर्ड जब भी यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं जब मास से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये क्या बना लेगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर जैसे हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है। ये क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है। लेकिन अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं? हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दूं। सर हीट कैपेसिटी को अगर मास से डिवाइड कर दूं तो पता है ये क्या बनाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या बनाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है? इट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग इतना ज्यादा? रीजन है इसका, पता है रीजन क्या है? कि सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ना वो एडिटिव होती है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ना वो सर नॉट एडिटिव होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉट एडिटिव होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव होती हैं। जैसे एनर्जी है, गिब्स एनर्जी है, ये सब क्या होगा? डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, एंट्रोपी ऐड कर लोगे, ये सब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे देखो ना, अगर तुम ऐसे बोल दूं कि इस रूम का टेम्परेचर T1 है, इस रूम का टेम्परेचर T2 है, इन दोनों में ये दीवार हटा दो, T1 + T2 टेम्परेचर हो जाएगा, नहीं होगा। सर याद रखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ना ऐड कर सकते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते। सर जितनी भी आपने प्रॉपर्टी लिखी है ना, ये देख लो अपने बेटा बेटा। वेपर प्रेशर, कभी हम ऐसा नहीं बोल सकते इसका वेपर प्रेशर इसका वेपर प्रेशर मिला दो ऐड हो जाए, नहीं, उसके लिए कंडीशन होती है कि वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। टेम्परेचर डायरेक्ट ऐड नहीं होता, सरफेस टेंशन डायरेक्ट ऐड नहीं होता। हाँ, इंटरनल एनर्जी ऐड हो जाएगी, मोल्स ऐड हो जाते हैं, वॉल्यूम ऐड हो जाता है, इंथैल्पी ऐड हो जाता है, इंट्रोपी ऐड हो जाता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, वर्क डन ऐड हो जाता है। ये एडिटिव इन नेचर होते हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं बोलोगे हाँ सर, जैसे देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते थे क्या डायरेक्टली? हम m1v1 + m2v2 डिवाइड बाई करते थे। सर आप सर देख लो ना, पोटेंशियल डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अभी आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, आप पढ़ोगे पोटेंशियल डायरेक्ट एडिटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर। टेम्परेचर T1 + T2 आप नहीं लिख सकते लोगों का, लेकिन हाँ इंटरनल एनर्जी लिख सकते हो आप। इंटरनल एनर्जी दो लोगों को मिक्स करोगे, एनर्जी ऐड हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ये पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव जानना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव, जैसे वर्क डन क्या है? एक्सटेंसिव है, तो ऐड हो सकता है। अगर मैं जैसे बोलूं कि सर मैं इस रास्ते पे जाऊंगा, अगर मैं 10 जूल का वर्क यहां कर रहा हूं, 20 जूल का वर्क यहां कर रहा हूं, 30 जूल का वर्क यहां कर रहा हूं, तो आप ना सर एनर्जी ऐड कर सकते हो, वर्क डन ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सर टेम्परेचर यहाँ का T1 20 केल्विन है, सर यहाँ का T2
T2 30 केल्विन है तो आप सर टेम्परेचर ऐसे ऐड नहीं कर सकते, टेम्परेचर एडिटिव नहीं होगा। ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये गलतियां ना करें, इंटेंसिव एक्सटेंसिव में ये गलतियां ना करें। पक्का? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटेंसिव में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज एडिटिव इन नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? नॉट एडिटिव इन नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? नॉट एडिटिव इन नेचर। पक्का? अब अरे सर इतना, अरे छोटे छोटे चीजें, आज बस छोटी छोटी चीजें करनी है बस, इसके बाद आराम से ये तो चीजें। हाँ देख समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बाद में लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं, तुझे बस समझना है, चीजें समझनी है कि सर कैसे कैसे चल रहे हैं। जैसे ये सब चीजें ट्राई करना है कि सर ये सब चीजों को फील कर, ये चीजें इंपॉर्टेंट ऐड कर लेना पॉइंट्स में। एक्सटेंसिव एडिटिव होता है, इंटेंसिव नॉट एडिटिव इन नेचर। अब देख वेरिएबल क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चेंज होगा। अरे स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या चेंज किया, स्टेट वेरिएबल पढ़ा था वहां पे, वही सेम चीज। क्या चेंज होगा सर? जैसे प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो इन्हीं को क्या बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में मान लो किसी को हीट दोगे तो क्या चेंज होगा? टेम्परेचर या फिर उसका प्रेशर या फिर उसका वॉल्यूम, यही सब चेंज होगा ना। तो उसको क्या बोल दोगे? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। उसको क्या बोल दोगे? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। अब इसको सॉरी इतना हाँ लिख के रख लो ताकि हाँ भाई क्वेश्चन कोई पूछे तो पता हो कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है। अब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल दो टाइप का होता है, दो टाइप का वेरिएबल होता है। जैसे अब तुम्हारे मार्क्स सही वेरी करते हैं, देख दो टाइप के लोग आते हैं, जैसे ना तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसे बता देता हूँ, दो टाइप के लोग होते हैं। यहाँ पे भी दो टाइप के वेरिएबल है, एक स्टेट वेरिएबल है और एक पाथ वेरिएबल है। एक स्टेट वेरिएबल है और एक क्या है? पाथ वेरिएबल है। देख ले बेटा अब इसका खत्म ही है तेरा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, टेंशन मत ले, बस यही दो चीज समझनी है, उसके बाद आराम से। आज मुझे भी कम ही पढ़ाना था यार, ठीक है। चलो मैं ये बोल रहा था आज बेसिक्स कर रहे हैं, कल से सर कल से फिर से न्यूमेरिकल्स आएंगे, चीजें आएंगी तो थोड़ा ट्राई करना। हाँ चीजें आएंगी, ठीक है, और कल से पूरा जोश शोश से शुरू करना है। ये नहीं गया सर फिर से न्यूमेरिकल, अबे फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ न्यूमेरिकल नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब इनऑर्गेनिक में जाके थोड़ा ना तो न्यूमेरिकल खींचेगा। और मैं वादा करता हूँ बेटा अगर तूने सही से फॉलो किया ना इनऑर्गेनिक में जाके ना, तो बोलेगा अरे यार फिजिकल वाला मजा नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, जो मजा फिजिकल में था। क्योंकि हाँ ये चीज हम लोग बहुत लंबे टाइम तक छोड़ेंगे। मैं ये बोल रहा था कि सर थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल कितने टाइप का? दो। कैसे? एक हो गया स्टेट वेरिएबल या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। और एक होता है पाथ वेरिएबल या उसको पाथ फंक्शन बोल देते हैं। सर क्या मतलब है? मैं एक सिंपल चीज बताता हूं तुझे। स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या है? देख दो टाइप की जिंदगी में लोग आते हैं। जैसे अभी मैं तेरे से क्या बात करता हूँ कि इस टेस्ट में अच्छा कर, अगले टेस्ट में अच्छा कर, मैं हर एक टेस्ट का मार्क्स तेरा चाहता हूँ मॉनिटर करते रहे, आप अपने को चेक करते रहो अपने, क्योंकि ना मैं जानता हूँ इस पाथ का मतलब इस पाथ के अंदर जो है ना फ्लक्चुएशन है, इस पाथ के अंदर वेरिएशन है, इसको अगर सही करते जाएंगे अल्टीमेट रिजल्ट सही आएगा। तो मैं तेरे साथ कैसे जुड़ा हूँ? हर एक संडे टेस्ट हो रहा है, तू मुझे मार्क्स बता रहा है या मेरे से सजेशन ले रहा है, चाहे वो कहीं से भी सजेशन ले रहा हो, व्हाट्सएप कर रहा है, किसी और टीचर से सजेशन ले रहा है, मतलब तू क्या कर रहा है? हर एक चीज को हम तेरे साथ क्या है, हर एक रास्ते के हर एक पार्ट को काउंट कर रहे हैं कि ये बच्चे का ये चैप्टर अच्छा है, इस चैप्टर बेकार हो गया है, इस चैप्टर को ऐसे अच्छा करेगा, इस चैप्टर को ऐसे करेगा। तो ये क्या है? पाथ वेरिएबल है, मतलब पाथ वाइज देख रहे हैं। जो किस पे डिपेंड करता है? कि पाथ पे डिपेंड करता है। जो कौन कौन से, जैसे हीट हो गया, वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शंस या पाथ वेरिएबल। ये पाथ वेरिएबल है, मतलब वर्क पे डिपेंड करेंगे। लेकिन एक बंदा होता है ना जो रिश्तेदार होते हैं, वो क्या करते हैं? अच्छा इस साल ड्रॉप ले रहे हो, अच्छा, वो साल भर तुमसे नहीं पूछेंगे बेटा तुम्हारी जिंदगी में कैसे चल रही है, कितनी पढ़ाई कर रहे हो, जिंदगी कैसी है, ठीक है ना, और क्या प्रॉब्लम है, इमोशनली कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं पूछने वाले। वो पता है क्या देखेंगे? नीट 2022 नहीं हुआ ना इस बच्चे का, नीट 2023 का रिजल्ट आने के पे कॉल करेंगे, और बेटा कैसा रहा, ठीक है ना। तब तुम्हारे अंदर से जो भावनाएं निकलती हैं सक्सेसफुल होने के बाद, कि हाँ मस्त आइए मिठाई खिलाता हूँ, मिठाई खाने भी नहीं आएगा अगर जलने वाला होगा तो, ठीक है ना। रीजन क्यों? क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर कर रहा है? ये बंदा यहां से वहां तक, ये यहां से इनिशियल और फाइनल, उसको किससे मतलब है? इनिशियली आपका सिलेक्शन हुआ या फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ? इनिशियली नहीं हुआ तो कमेंट मारेगा, साल भर बोलता रहेगा अरे ये बच्चे को तो मुझे पता है, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, दिन भर लैपटॉप लेके बैठा रहता हूँ, मैं तो इसके पापा को भी समझाया ये फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, दुकान खुलवा दो यहाँ पे, वो बोलता रहेगा। जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, इनिशियल देखेगा फाइनल देखेगा, उसको पता है वही बंदा क्या बोलेगा? मैंने तो पहले ही इसके पापा को बोला था कि इसका नाम लिखवा दीजिए पीडब्ल्यू में, ये मोबाइल से ही पढ़ लेगा, मुझे पता था ये बच्चा मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात देखता है, मुझे पहले से पता था। वही आदमी देखो इंस्टेंट कैसे चेंज कर गया। तो वो लोग क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल होते हैं, मतलब शुरुआत का देखते हैं तुम्हारी कंडीशन, बाद की कंडीशन देखते हैं। सक्सेसफुल हो गए तुम्हारे साथ साथ चिपक जाएंगे, अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें भैया फेलियर का मेडल ऐसे पहनाएंगे, बोलेंगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
ठीक है ना, अगले साल नहीं पहनना है ये फेलियर वाला मेडल, इस साल पहन लिया बहुत हो गया, ठीक है ना, कसम भैया अपनी अपनी सोच लो कि भैया इस साल ही सिलेक्शन लेके जाना है, ठीक है ना, वीडियो कोई लेट देख रहा है बाद में देख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने अंदर नहीं ये चीज जगा ले पक्का। तो सर वो क्या है, वो स्टेट वेरिएबल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब उन लोगों को पाथ से फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे जा रहे हो किस तरह जा रहे हो नहीं फर्क पड़ रहा। सर वही चीज यहाँ पे है। सर क्या है जो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है, जो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती है, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सब क्या होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में क्या होता है कि सर ये ना सिर्फ और सिर्फ कहां का चेंज देखते हैं, ये चेंज करते हैं, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं बेटा, तूने जिंदगी में कितने कष्ट काटे। हम क्या देखते हैं कि भैया सचिन पहले देखो कितना छोटा था, कोई पूछ नहीं रहा था, फाइनली देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। हम ये देखते हैं कि नीरज चोपड़ा सा सडनली इतना बड़ा आदमी बन गया, उसका एक एक रास्ते पे जो बाधाएं विघ्न आए ना वो नहीं देखता कोई भी, हम सिर्फ स्टेट फंक्शन देखते हैं। आज से ना नजर से ये चश्मा उतार देना, कि सक्सेसफुल आदमी को देखो तो ये सोचो कि यार उसने स्ट्रगल कितना किया होगा। अगर जिस तरह अभी तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना बेटा, वैसे ही उसका दिन बीता होगा, एक एक दिन बीता होगा। जब डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर इतना फीस लेते हैं ना, उसे सो देखना, उनको ऑब्जर्व करना कि यार उस बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी जब एमडी करने गया होगा। जब अभी नीट यूजी में हालत है, पीजी में जाएंगे और कंपटीशन बढ़ता है, तो सर जो उसने कितनी मेहनत करी है तब तो इतनी फीस ले रहा है भाई। तो सर ये है स्टेट वेरिएबल। लोग क्या होते हैं, अरे भाई डॉक्टर साहब बहुत पैसा लूटते हैं। अरे कैसे लूटते, क्या लूटते भाई, वो नॉलेज है, फ्री में थोड़ा ना बांटता फिरेगा, उसके घर परिवार है, उसका भी अपने आगे जनरेशन हैं। तू भी डॉक्टर बनेगा, ऑब्वियस है ना। पैसा लेना इसका मतलब ये नहीं कि अरे सब कुछ फ्री कर देगा, वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना अपने पास। स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शंस क्या है, जो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है। उसको इनिशियल देखना है, फाइनल देखना है। जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, आप ना कभी भी ये नहीं देखते हो सर आपको टेम्परेचर का चेंज क्या बोला जाता है कि सर 10 डिग्री सेल्सियस अभी है, 100 डिग्री सेल्सियस चला गया तो क्या हो जाएगा, कितने का चेंज आएगा, 90। हो सकता है ना, बीच में ज्यादा भी जा सकता है। आप क्या देखते हो, इनिशियली 10 है, बाद में कितना है 100, तो मतलब सर कितने का चेंज आया, 90 का। तो टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम का चेंज हो गया, प्रेशर का चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो भी पढ़ने वाले हो स्टेट फंक्शन पढ़ने वाले हो, एक्सेप्ट कौन सा, हीट और वर्क। यही दो पाथ फंक्शन होंगे, यही दो पाथ पे डिपेंड करते हैं। हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। सर हीट और वर्क जो होते हैं ना पाथ पे डिपेंड करते हैं। मैं तुझे बोल तो रहा हूं बेटा, अगर तू यहां खड़ा है आज, अगर तू यहां पे खड़ा है, ठीक है ना, और तेरे पास, तुझे ही पता है कि नीट 2023, नीट 2023 ये तेरा है, तो सर कैसे जा रहा है ना। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बीच में तबीयत खराब हो गई, फिर से पढ़ रहा है, फिर से तबीयत खराब हुई, कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ हो गया, हो सकता है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ रहा हो। सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम लास्ट में यहां पहुंच जाओ, तुम यहां पहुंच जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ। सर तुम्हें पता है, तुम्हारे घर वालों को पता होगा तुम्हारा रास्ता कैसा रहा, लेकिन सर जो रिश्तेदार होगा या जो दोस्त होंगे ना वो यहाँ पे होंगे, अरे इसको तो मैंने ही बोला था, नीट 2022 और नीट 2023 यहाँ पे सर अनसक्सेस और यहाँ पे सक्सेस। सर दो टाइप के लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में। जैसे हमें तुम्हारा लाइफ का पता चल रहा है कि ये बच्चा सर ऐसे ऐसे रास्ते से भटक रहा है, कर रहा है, गिर रहा है, पढ़ रहा है, सर थोड़ा सा कोई चैप्टर थोड़ा सा उसको कम समझ में आया, किसी में ज्यादा समझ में आया, कभी उसका ग्राफ नीचे, कभी उसका ग्राफ ऊपर, लेकिन जा रहा है सर, कोशिश कर रहा है और कर भी लेगा। तो ये क्या है, हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। हमारा काम क्या होगा, हमारा जो वर्क है, हमारा जो दिमाग का टेम्परामेंट है वो साथ चल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, पाथ वेरिएबल है, हम तुम्हारे साथ साथ पाथ के साथ चल रहे हैं। लेकिन जो अगले साल रिश्तेदार आएंगे मिठाई खिलाने के लिए, वो क्या देखेंगे, हाँ भाई साहब आप यहाँ थे, अच्छा अब यहाँ हो गए हैं, ये लीजिए आपका सिलेक्शन सिक्योर हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, मैं तो तुझे पहले ही बोल रहा था बेटा तू कर, तू डॉक्टर ही बनेगा, मैं तो बचपन में ही पहचान गया था इस बच्चे को, ये डॉक्टर ही बनेगा। ऐसे ऐसे रिश्तेदार कमेंट मारेंगे। वो लोग क्या देखते हैं, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल हो गया। सर यहां से लेकर जो रास्ते का स्ट्रगल है ना वो कोई नहीं देख रहा, वो हम लोग साथ में फील कर रहे हैं कि हाँ बेटा ये कर रहा है, ये कर रहा है। ये डेली डेली बूस्टर डोज दिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है कि बेटा तुझे बस पहुंचना है यहां तक। ये अनसक्सेस और सक्सेस के बीच में जो बैठा हुआ है ना तू रास्ते में बीच में, इसको ना कन्वर्ट करना है। और नीचे तो जाने का ऑप्शन ही नहीं है बेटा, एकदम नहीं है, ठीक है ना। किसी ने सोच भी लिया तो भाई सोचना भी महापाप है, ठीक है ना। नीचे जाना ही नहीं है, कहां जाना है, ऊपर। तो देख लीजिए अनसक्सेस है, ये सक्सेस है। तो ये क्या है, ये पाथ वेरिएबल है, और ये क्या है सर, स्टेट वेरिएबल है। कोई सीधा सीधा इसको कंपेयर करेगा, इसको कंपेयर करेगा। नीट 2022 में मान लेते रहे 200 नंबर है, यहाँ पे सर 680 नंबर है, तो लोग क्या देखेंगे, अरे सर देखो ना 480 नंबर बढ़ गए। लेकिन हमें पता है उस बच्चे कैसे बढ़े हैं,
और किसी एग्जाम में उसके सर 700 भी आए थे, किसी एग्जाम में 400 भी आए थे, किसी एग्जाम में 300 भी आए थे। आज आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल दिख रहा है, लेकिन हमें पता है उस बच्चे के साथ एक एक रास्ते पे क्या क्या हुआ है। तो बेटा याद रख, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन और पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होता है। आई होप तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी से ज्यादा समझ में आया होगा। तो याद रखो कि सर पाथ, इस रास्ते को एंजॉय करो, क्योंकि ये सबका सम मिलेगा अपने को सक्सेस में। पक्का सर, श्योर हो? तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थे जिसको हमें याद करना था। सिस्टम हो गया, सिस्टम के 3 टाइप्स हो गए, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। सराउंडिंग, सिस्टम, सराउंडिंग, और उसको सेपरेट आउट करने के लिए बाउंड्री थी। 3 टाइप की बाउंड्री थी, रिजिड, एडियाबेटिक, डायाथर्मिक। मेनली दो हैं, कौन कौन सा सर? एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। एडियाबेटिक हीट को पास नहीं करने देती है, डायाथर्मिक पास करने देती है। थर्मोडायनेमिक्स में सर वेरिएबल प्रॉपर्टीज देखें तो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी सर? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इंटेंसिव क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सटेंसिव क्या होती है? डिपेंडेंट ऑन मास। सर एक्सटेंसिव को इंटेंसिव बना सकते हो डिवाइड बाय मास। ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज एक्सटेंसिव इज एडिटिव इन नेचर, एनर्जी को ऐड कर सकते हो, टेम्परेचर ऐड नहीं होगा डायरेक्टली। इंटेंसिव इज नॉट एडिटिव इन नेचर। सर ये सारी कहानी करी। फिर हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। उसको मेजर करने के 2 तरीके, पाथ वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या देखता है? इनिशियल और फाइनल। सर पाथ वेरिएबल क्या देखता है कि सर कैसे कैसे रास्ते में किस तरह से मेहनत होती है, उसको देखा जाता है। पक्का? तो इतने बेसिक टर्म्स आज करने हैं। आराम से आज के सत्संग एंजॉय किया होगा आप सब लोगों ने। तो अपने अपने होता ना कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ते हुए, सिस्टम और सराउंडिंग को जानते हुए, वॉल्स को जानते हुए, अपने लाइफ की कहानी को जानते हुए कि सर स्टेट वेरिएबल बनना है, सर कैसे कैसे लोगों की लाइफ चेंज होती है, ये सब कुछ जानते हुए पक्का मिलते हैं अगली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। प्रीवियस टॉपिक खजाने में आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन मिलेगा अगले दिन। आज कोई डीपीपी नहीं है तो आराम से रिलैक्स होकर केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से फिनिश कीजिए, खुद के फॉर्मूला बुक बनाइए, क्योंकि बेटा अगली क्लास से थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूलाज के साथ आ रहा है और आई होप सब लोग मेरे साथ साथ एंजॉय करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।